जितना कर सकते हो ज़रूर करें। तो डॉक्टर पूजा ओवर टू यू। First of all, thank you so much, Shilpa, for such a lovely introduction. And its pleasure is all mine. मुझे हमेशा अच्छा लगता है ओरल हेल्थ की रिलेटेड जितनी मैं नॉलेज शेयर कर सकूं, क्योंकि डेंटिस्ट्री में ऑलमोस्ट 5 to 8 years हमें लगते हैं एंड बहुत सारा ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है डेंटिस्ट्री से रिलेटेड। लोगों में बहुत सारे मिथ हैं, लोगों की ओरल हाइजीन स्टेटस इंडिया का एज सच इतना गुड नहीं है। तो मैं अपने लेवल पे कोशिश करती हूँ कि जितना ओरल हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज शेयर कर सकूँ लोगों के साथ उतना अच्छा है, क्योंकि ओरल हेल्थ सिर्फ ओरल मुंह से लिमिटेड नहीं है। ओरल हेल्थ हमारे पूरे शरीर से रिलेटेड है। अगर हमारे हम बात करें कि अगर मुंह में कोई दिक्कत होती है तो वो पूरे शरीर को इफेक्ट करती है। तो बहुत जरूरी है कि लोगों को समझ में आए कि ओरल का मतलब सिर्फ दांत और मसूड़े नहीं है। ओरल हेल्थ की इम्पोर्टेंस आपके पूरे शरीर से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर मुंह में आपके अगर इन्फेक्शन होता है तो वो बाकी शरीर में भी फैलता है। ओके, सो गुड इवनिंग ऑल द लवली पीपल जिन लोगों ने आज संडे होते हुए अपना टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए। माई सेल्फ डॉक्टर पूजा, जैसे शिल्पा जी ने बताया, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और ओरल हेल्थ में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ और कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि जितनी नॉलेज मैंने अपने 8 साल के बीडीएस एमडीएस के करियर में ली है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। ओरल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप अगर डेली अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन भी करें, मुंह भी चेक करें, तो इनिशियली डिटेक्ट कर सकते हैं, बाद में बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले ही हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ डाटा के साथ, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि इंडिया में ओरल हेल्थ का क्या स्टेटस है। WHO के अकॉर्डिंग 10 में से 9 लोगों को ओरल हेल्थ इश्यूज हैं, जबकि मेरा अपना मानना है कि 10 में से 10 को ओरल हेल्थ इश्यूज हैं। ऐसा हार्डली कोई इंसान होगा जिसको या तो मुंह में दांत में दर्द होता है, या फिर मसूड़ों में गम्स में ब्लीडिंग होती है, या फिर कहीं ना कहीं वाइट पैच, रेड पैच, या फिर कहीं ना कहीं मुंह में अल्सर है, छाले हैं। कोई ना कोई दिक्कत हर इंसान को होती है। WHO के अकॉर्डिंग कुछ और डाटा है, मोर देन 75% लोगों के मुंह में कैविटीज हैं। ये अडल्ट क्या कर रही हूँ, चिल्ड्रन का डाटा अलग है, बट जो अडल्ट है 18 अबाव, उन सबकी लाइफ टाइम में मोर देन मतलब 100 में से अगर हम लगाएं तो 75 से ज्यादा लोगों को मुंह में कीड़ा है, दांत में कीड़ा है। और अगर हम हेल्थ की अवेयरनेस की बात की जाए तो 10 में से हार्डली 6 लोग ऐसे हैं जो साल में एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट के लिए जाते हैं। एज अ डेंटिस्ट हम हमेशा बोलते हैं कि 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको मुंह की दिक्कत है तो ही जाए। नॉर्मली हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब आपको मुंह में दर्द होता है या फिर गम में ब्लीडिंग होती है तभी हम जाके डेंटिस्ट को चेक करवाते हैं, जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई होती है। जबकि आइडियली स्टेटस क्या होना चाहिए कि आपको 6 महीने में एक बार दांतों का चेकअप अपने डेंटिस्ट के पास, जो भी नियर बाय अवेलेबल डेंटिस्ट है उसके पास चेक करवाना चाहिए, ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो इनिशियल स्टेज पे होती हैं कि जब हम प्रॉब्लम को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस स्टेज पे आप अगर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। बट WHO कहता है कि इंडिया में 10 में से 6 लोग, बहुत बड़ा नंबर है, 10 में से 6 लोग एक साल में कभी डेंटिस्ट के पास गए ही नहीं है। मतलब हार्डली 3 या 4 लोग हैं जो साल में एक बार डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं। वो भी वो लोग हैं जब उनको सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, या तो उनको दांत में बहुत दर्द हो रहा होता है या फिर उनके मसूड़ों में गम में ब्लीडिंग हो रही होती है, तब जाके वो डेंटिस्ट को चेक करवाते हैं। तब तक प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी होती है। अच्छा, मैं स्टार्ट एक क्वेश्चन से करना चाहूंगी। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको लाइफ टाइम में अभी तक दांत में दर्द हुआ है या फिर गम ब्लीडिंग हुई है? आई होप ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको ये इश्यूज ना हुए हो। अगर कोई होगा तो आई एल हैप्पी कि किसी ने अपनी ओरल हाइजीन गुड मेंटेन की है एटलीस्ट। आई थिंक कोई ऐसा नहीं होगा। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन जो डाटा के अकॉर्डिंग था, कितने ऐसे लोग हैं जो हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं? ओके, 1 ईयर। ऐसे कौन है जो 1 ईयर में मतलब ओह माय गॉड, नाइस टू हियर दैट कि एटलीस्ट कोई है जो रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जा रहा है विदाउट पेन, कि सिम्टम्स नहीं आए हैं बट स्टिल एक रेगुलर रूटीन चेकअप हम जिसे बोलते हैं कि 6 महीने में, एक साल में, नॉर्मली हम 6 महीना बोलते हैं इसलिए
क्योंकि कोई भी अगर आपका इनिशियल आपका दांत में अगर कीड़ा लगना शुरू हुआ है तो उसको टाइम लगता है अलग अलग लेयर्स में जाने के लिए। जो हम कहते हैं कि जब दांत में बहुत सीवियर पेन होता है वो इनिशियल स्टेज पे नहीं होता है, वो लास्ट स्टेज पे होता है। तो अगर आप रूटीन 6 महीने में या एटलीस्ट 1 साल में आप अगर रूटीन डेंटल चेकअप करवा रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम से, सीवियर सिम्टम से आप बच सकते हैं। और जिसको दांत का दर्द हुआ है एक्चुअल में उसे पता होगा कि दांत का दर्द, टूथ एक इज द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ पेन इन बॉडी। हमारे शरीर में बाकी भी दर्द होते हैं, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, बट जो दांत का दर्द होता है वो उसी को पता है जिसने उसको महसूस किया है। तो आई कैन से कि इट इज सबसे सीवियर फॉर्म के पेन में आता है। ये तो हो गया कि जो ट्रेडिशनली हम बिलीव करते थे कि दांत, जो ओरल हेल्थ होती है वो सिर्फ दांत और मसूड़ों से रिलेटेड होती है। ठीक है, दांत चेक करवा लिए, मसूड़े चेक करवा लिए, बाकी ओरल हेल्थ का नॉर्मली माना जाता है कि बाकी शरीर से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इमेजिन कीजिए आपके शरीर में अगर मुंह ना होता तो आपका शरीर कैसे होता? क्या शरीर आपका नॉर्मल काम कर सकता था? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुंह हमारा सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है दांतों का वो है खाना चबाना। तो कैसे आपकी मुंह की जो हेल्थ है वो आपके पेट को असर करती है, आपके इंटेस्टाइन को असर करती है, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दांत का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम हम मानते हैं वो होता है खाने को चबाना। खाने को जो हम इनिशियली जब खाना लेते हैं, एक बाइट लेते हैं, तो जो दांत होते हैं वो उस खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, तो दांत का काम है उसको छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ना, उसको देन च्यू करना एंड देन स्वेलो करना। तो ऐसा बोला जाता है कि 30 to 32 टाइम्स तक आपको खाना अपना च्यू करना चाहिए एंड देन स्वेलो करना चाहिए। बट इतना स्लो हार्डली कोई खाता होगा। कोई है इंसान जो आराम से 1-2 मिनट तक च्यू करके एंड देन स्वेलो करता है? बहुत कम होंगे, क्योंकि हम सब भागते भागते खाना खाते हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, खाने में हमने हाथ में अपना रैप किया खाना एंड चलते चलते खा रहे हैं। कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, किसी को कहीं और काम से जाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आप ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं वीवा मार गई थी ऑस्ट्रिया 4 साल पहले, जो बहुत मतलब इट्स वेलनेस सेंटर। 10 मतलब वहाँ पे 10 दिन के लिए आपको जाना होता है, और वो बिल्कुल वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। वो आपको आईवी ड्रिप देते हैं, आपको एक डाइट पे डालते हैं, आपके बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जस्ट सो दैट आप प्लान कर सको अपनी बॉडी को रीसेट कर सको। एंड इट इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब वहाँ और एक आदमी का कम से कम 1 लाख रुपया दिन का है, मतलब खर्चा उधर। और उन्होंने हमको ये बात बोली थी कि अगर आपको सिर्फ एक लर्निंग सीख कर जानी है इस सेशन से, इस 10 दिन के जो हमने वहां पे वेलनेस सेशंस किए थे, उन्होंने कहा कि बस अपने अपना खाना, आपके आपके मुंह में 32 दांत है तो आपको 32 बार चबाना है। मैंने कहा कि इतना रुपया देकर एक लेसन अगर लर्न करना, तो मैं फ्री एडवाइस दे रही हूँ कि ये हमको बताया गया था कि उन्होंने बोला था कि आपके मुंह में दांत हैं जो च्यू कर सकते, जो कैन कट डाउन द फूड, मगर आपके स्टमक में नहीं है, वो आपके मुंह में है। तो अगर आपने नहीं ठीक से च्यू किया और आपका डाइजेशन प्रोसेस मुंह में शुरू हो जाता है, और अगर आप उसको पेट में अगर ऐसे बिना चबाए डाल देते हो तो बहुत ज्यादा एसिड सिक्रीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है और कितनी सारी और ट्रबल होती है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप ये कह रहे हो, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसको कितना निगलेक्ट करते हैं। ये वो कहते हैं कि अभी लाइफ इतनी बिजी है, थकना मना है, मगर चबाना बहुत जरूरी है। सो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। मैं प्रिवेंटिव हेल्थ में बहुत बिलीव करती हूँ कि चीजें अगर आप प्रिवेंट कर सकते हो तो वाई टू गो फॉर ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हमारी जब प्रॉब्लम सीवियर होती है फिर हम ब्लेम करते हैं कि डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है, डेंटल ट्रीटमेंट इज वेरी कॉस्टली, ऐसा लोगों को मानना है। इस डर से लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते कि नहीं डेंटल ट्रीटमेंट में इतना बड़ा बिल बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आप बहुत सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें आज मैं बात करूंगी, कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत सारी 70 to 80% प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर सकते हो। जब आप उन चीजों का अगर ध्यान रखते हो तो अगर आपकी प्रॉब्लम्स 100% होनी थी तो वो हार्डली 10 to 20% तक बचती हैं। तो आप बहुत छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान में रखो तो आपकी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। अच्छा, जैसे हम अभी ओरल हेल्थ और स्टमक की हेल्थ पे, पेट से कैसे रिलेटेड है उस पर बात कर रहे थे,
तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अपना खाना ढंग से च्यू करें, वही 30 से 32 एक नॉर्मल रेंज ली जाती है। बाकी कहना वही है कि आराम से जितना स्लोली आप च्यू करेंगे, दांतों का काम च्यू करना ही है। तो जो शरीर भगवान ने जिस चीज के लिए बनाया उसको वहां यूज करना होता है। तो आप जब आप खाने को जितना स्लो च्यू करते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो जो हमारा माउथ होता है उसमें एक एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज करके। सलाइवरी अमाइलेज हमारे सलाइवा में, थूक में पाई जाती है। तो सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, जो हमारा खाना होता है जिसमें 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो मुंह में स्टार्ट होता है, वो सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू स्टार्ट होता है। तो अगर आप उसको टाइम दे रहे हैं, उस खाने को मुंह में थोड़ी देर टाइम दे रहे हैं, प्रॉपरली च्यू कर रहे हैं, तो सलाइवरी अमाइलेज अपना काम स्टार्ट कर देगी। इनिशियल डाइजेशन आपका मुंह से स्टार्ट होता है, पेट से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे लोगों का मानना है कि डाइजेशन है तो मतलब पेट का ही इशू होगा। इनिशियल डाइजेशन आपका मुंह से, माउथ से ही स्टार्ट होता है। जब आप प्रॉपरली च्यू करते हैं, सलाइवरी अमाइलेज को अपना काम करने देते हैं, उसके बाद जब वो प्रॉपरली च्यूड फूड पेट में जाता है, तो बाकी की जो एसिडिक एंजाइम्स होती हैं वो अपना काम शुरू करती हैं। अगर इनिशियल स्टेप ही आपकी गड़बड़ है कि आप शुरू में ही खाना अगर प्रॉपरली च्यू नहीं कर रहे हैं, तो पेट के लिए वो चीजें डाइजेस्ट करना एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड डाइजेशन ही कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारे स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आपके। ओके, जैसे अभी स्लाइड में भी हम देख सकते हैं कि जो ये मुंह का प्रोसेस है, ये जो जो तीसरा पॉइंट मैं कहना चाह रही थी, पहला हमने प्रॉपरली जब च्यू फूड किया, सेकंड हमने जब उसको सलाइवरी अमाइलेज को एक्ट करने दिया, मुंह में प्रॉपर सलाइवा को खाने के साथ मिक्स होने दिया, तीसरा जो रोल आता है वो आता है हमारे जो गट में जो हमारे ओरल बैक्टीरियाज होते हैं। अब आप हैरान होंगे, हमारे मुंह में 700 से ज्यादा वैरायटी के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। नॉर्मली लगता है छोटा सा मुंह है, इसमें कितने ही बैक्टीरियाज के टाइप होंगे। मोर देन 700 बैक्टीरियाज आर रिपोर्टेड, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। द नंबर इज अराउंड 20 मिलियन समथिंग, बट द वैरायटी इटसेल्फ इज मोर देन 700 बैक्टीरियाज। तो That's in जब a हमारे that's in a normal healthy person कि अगर किसी को कोई नहीं, नॉर्मल नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल नॉर्मली करना इंडिविजुअल में, इन टोटल ह्यूमन काइंड में रिपोर्टेड है। इन अ राइट सिंगल पर्सन इट माइट वेरी फ्रॉम 30 to 50, बट इन टोटल ह्यूमंस में दे आर फाउंड लाइक दो सो मेनी वेराइटीज आर देयर। ओके, सो व्हाट हैपेंस कि जब आपके मुंह में अगर वो जो बैक्टीरियाज हैं वो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर गुड फॉर यू, सम आर न्यूट्रल एंड सम आर बैड फॉर यू। तो जो बैड वाले जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जब वो आपके सलाइवा के थ्रू, फूड के थ्रू जब आपके पेट में जाते हैं, तो जो हमारा स्टमक का या जो गट होता है वहां पे अपना एक माइक्रोम है, वहां पे अपना एक बैक्टीरियाज एंड पैरासाइट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ एक डिसबैलेंस होता है। नॉर्मली अगर हेल्दी बैक्टीरियाज मुंह से पेट में जाते हैं तो पेट पे कोई असर नहीं होता, बट अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपका ओरल हाइजीन बहुत बैड है, तो उसमें जो बहुत सारे प्लाक में हम बोलते हैं, मुंह में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज इकट्ठे हो जाते हैं, अगर आपने मुंह की सफाई अच्छे से नहीं की है, तो जो आपके जो हार्मफुल वाले बैक्टीरियाज होते हैं, जो बीमारी करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, वो मुंह से पेट में जाते हैं, और फिर वो वहां पे जो बैलेंस था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। लोगों को लगता है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रोब्स हैं, जर्म्स हैं तो गंदी ही चीज है। बहुत सारी डाइजेशन में, विटामिन B12 मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे बैक्टीरियाज हेल्पफुल होते हैं। बट जब आपके मुंह के जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो जब आपके पेट में जाते हैं, तो जो नॉर्मल हेल्दी पेट के बैक्टीरियाज होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे डाइजेशन में, हमारे स्टमक में बहुत सारे बीमारियां होती हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, क्रॉन्स डिजीज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। ये बहुत सारी जो बीमारियां हैं पेट की जिनको बोलते हैं, इनकी वजह ही ये होती है कि जो हमारे हार्मफुल, जो हमने मुंह में सफाई रखी नहीं, जिसकी वजह से वहां पे जो हार्मफुल वाले जो कह रहे हैं बीमारी कॉजिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सलाइवा के थ्रू पेट में जाके वहां पे डिसबैलेंस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कहते हैं कि आपका जो मुंह की हेल्थ है वो पेट की हेल्थ से रिलेटेड है। और बहुत सारी साइंसेज इंक्लूडेड, आयुर्वेदा में कहा जाता है कि 90% हमारी प्रॉब्लम्स पेट से अराइज होती हैं, क्योंकि अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है तो बाकी प्रॉब्लम्स फिर अकुमुलेट होना शुरू हो जाती है उम्र के साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट
जो मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि जब भी खाना खाएं, रिलैक्स्ड खाएं, अपने खाने को टाइम दीजिए। ये नहीं कि डिस्ट्रैक्टेड आप अपना मोबाइल देख के खा रहे हैं, टीवी देख के खा रहे हैं, या फिर कहीं और ही ध्यान है तब खा रहे हैं। अपने खाने पे फोकस कीजिए, स्लोली स्लोली च्यू कीजिए, इफ पॉसिबल 30 से 32 टाइम तक उसको आराम से च्यू कीजिए, खाने को सलाइवा में इससे मिक्स होने दीजिए और फिर उसको स्वॉलो करिए। और ओरल हेल्थ को, ब्रशिंग में उस टिप्स पे आऊंगी कि दोनों टाइम ब्रश करते रहिए ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो आपके मुंह में इकट्ठा ना हो पाए। तो वो अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो आपके स्टमक के बैक्टीरियाज को वो अफेक्ट नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से आपकी ओरल हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और आपका स्टमक की गट हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। तो ये हमने पहला एक कह सकते रिलेशन बताया कि आपकी मुंह की हेल्थ और पेट की हेल्थ ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं। तो ये 3 चीजें थी जो इनको रिलेट करती हैं। आपका दांत आपका खाना चबाते हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट को खाने को च्यू करने में हेल्प करती है, और तीसरा जो आपके मुंह के बैक्टीरियाज हैं वो गट के बैक्टीरियाज के साथ एक इम्बैलेंस कॉज करते हैं। तो ये 3 वजह थी जिससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका जो मुंह की हेल्थ है वो आपके पेट से रिलेटेड है। इसलिए कहते हैं अगर आपका मुंह साफ है तो आपके पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरी चीजों पे कि मुंह की हेल्थ बाकी शरीर से कैसे रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसा आप सब जानते हैं कि मुंह शरीर का हिस्सा है। एक बार इमेजिन कीजिए अगर मुंह ना होता तो शरीर कैसा होता। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भगवान ने हर ऑर्गन बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है, हर चीज इंटर रिलेटेड है। हमारे शरीर का हर ऑर्गन एक चीज से रिलेटेड है, वो है हमारी ब्लड स्ट्रीम। खून के माध्यम से आपका मुंह है, सिर है, हाथ है, पैर है, पेट है, हर चीज रिलेटेड होती है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे मुंह में, मैंने बताया कि 700 से ज्यादा टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। तो जब वो बैक्टीरियाज अगर वो हेल्दी वाले हैं तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, न्यूट्रल वाले भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने हाइजीन, अपनी ओरल हेल्थ, मुंह की सफाई रखी नहीं, तो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू, अब जैसे आपके मसूड़े सूजे हुए हैं, वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो जो बैक्टीरियाज हैं वो आपके जो मसूड़ों में जो खून आ रहा है उसके थ्रू आपके पूरे शरीर में फैल सकते हैं। जैसे हम अलग अलग ऑर्गन की बात करते हैं, सबसे पहले हम दिल की बात करते हैं कि मुंह की जो सफाई रखना दिल के लिए कितना जरूरी है। तो जब आप मुंह की सफाई अगर अच्छे से नहीं रखते हैं, आप दोनों टाइम ब्रश नहीं कर रहे हैं या फिर ब्रशिंग टेक्निक आपकी सही नहीं है, तो जो मुंह के हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो आपके मसूड़ों के थ्रू, जब आपकी मसूड़ों में स्वेलिंग होती है, वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है मसूड़ों में, तो वहां पे ब्लड के थ्रू वो आपके बाकी शरीर में फैल जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हार्ट की बात करते हैं, तो जब वो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो बीमारी कॉजिंग कहेंगे कि कीटाणु होते हैं, जब वो दिल में जाते हैं तो दिल की जो इनर लाइनिंग होती है उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। तो वहां पे जाके जब वो इकट्ठा होते हैं तो वहां पे वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और इन्फेक्शन की वजह से जिस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस, अगर आपकी गम के जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, आपकी गम की हेल्थ ठीक नहीं है, मसूड़े ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो वो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो आपके हार्ट में जाके, दिल में जाके वहां पे इकट्ठा होना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। एक इन्फेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, इन्फ्लेमेशन का या इन्फेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से बीमारी का नाम है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डियम हमारे दिल की अंदर की लाइनिंग को बोलते हैं। तो वहां पे आपकी इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जो एक बहुत बहुत बड़ी बीमारी है। उसके अलावा अगर आपकी जो खून की नलियां होती हैं, तो जो ये हार्मफुल वाले बैक्टीरियाज है, जब वो खून की नली में जमना शुरू हो जाते हैं तो वो एक प्लाक फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है कि जब आपका जो ब्लड सप्लाई था, कहीं पे जाना था एंड वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल है, जो खून की नलियां हैं, उनमें गंदगी जमा होना शुरू हो गई है। तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई थी वो आपकी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारी रिसर्च में, बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि जो आपके जो ओरल बैक्टीरियाज हैं, जो मुंह के हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वो वहां पे हार्ट अटैक पेशेंट्स में पाए गए हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जो मैं कह रही थी प्लाक बन जाता है, एक जो गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जो आपकी खून की नलियां बंद हो जाती हैं,
उसके अंदर वो बैक्टीरिया पाया गया है। तो इसका मतलब वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो आपके मसूड़ों के खून की नलियों के थ्रू और आपके हार्ट तक पहुंच गए हैं। तो ये रिलेशन था कि आपके 2 to 3 टाइम्स, ऐसी रिसर्च बोलती है कि 2 से 3 गुना तक आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं हैं। और 2 से 3 गुना एक बहुत बड़ा नंबर है। सेम अगर आपकी मसूड़ों की हेल्थ ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो स्ट्रोक स्ट्रोक कैसे होता है? जो आपकी ब्रेन की जो नसें होती है, आपका जो दिमाग होता है, उसकी जो खून की नलियां होती है, उसमें भी वो बैक्टीरिया, हार्मफुल मुंह के बैक्टीरिया पाए गए हैं। वो वहां जाके इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके दिमाग में जो ब्लड सप्लाई थी वो रुक जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक, जिसे हम कहते हैं बीमारी, तो 2 से 3 गुना तक स्टडी में पाया गया है कि 2 से 3 गुना तक आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी मसूड़ों की हेल्थ, गम हेल्थ अगर प्रॉपर नहीं है तो हमें लगता था कि ब्रश नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके मुंह से स्मेल आएगी, या फिर आपके दांत हिलने लग जाएंगे, या फिर आपके मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली इतना ही माना जाता है कि इतना ही कुछ होगा, बट बहुत कुछ आपकी जो मसूड़ों की हेल्थ है वो आपकी पूरे शरीर से रिलेटेड है। आपके हार्ट अटैक के चांसेस, आपके स्ट्रोक के चांसेस 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी कंडीशन में। तो ओरल हेल्थ सिर्फ मुंह तक रिलेटेड नहीं है, ओरल हेल्थ आपके शरीर को, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, सबको अफेक्ट कर रही है। ये तो हमने सिर्फ 2 ऑर्गन की बात की है। अगर हम आगे बढ़े तो आपके जॉइंट्स में अगर वही बैक्टीरिया ब्लड के थ्रू, आपके खून की नलियों के थ्रू अगर आपके जॉइंट्स तक चले जाते हैं, तो रूमेटाइड अर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं, वो बीमारी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर आपके जो मुंह के बैक्टीरियाज हैं, जो आपने अपना मुंह की सफाई नहीं रखी है, वहां पे जो हार्मफुल बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए हैं, वो सांस की नली के थ्रू आपके लंग्स में भी जा सकते हैं, जिससे निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम केस होता है हमारा डायबिटीज में। डायबिटीज में हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करना होता है, बट अगर आपके शरीर में कहीं पे भी क्रॉनिक इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है। एक्यूट होता है जो बहुत कम टाइम के लिए होता है, क्रॉनिक जो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। तो अगर आपके मुंह में या किसी शरीर के किसी भी हिस्से में अगर लंबे टाइम तक कोई भी इन्फेक्शन है, तो वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल होने ही नहीं देगा। तो आपका जो ब्लड शुगर है वो हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी डायबिटिक जो पेशेंट्स होंगे कुछ यहाँ पे, तो जब भी आप फिजिशियन को दिखाते हैं तो वो आपको डेंटिस्ट के पास भी रेफर करते हैं कि अपनी ओरल हेल्थ को भी एक बार चेक करवा लीजिए कि आपके जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ है कि नहीं है। अगर आप डायबिटिक हैं, दवाई ले रहे हैं, इवन इंसुलिन भी ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, तो चांसेस हैं कि आपके शरीर में कहीं पे क्रॉनिक इन्फेक्शन है। बाकी शरीर में भी हो सकता है, बट मुंह का इन्फेक्शन आपको इजीली दिख सकता है। तो सबसे पहले हम मुंह का इन्फेक्शन रूल आउट करते हैं कि कहीं मसूड़ों में तो लंबे टाइम से कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई आपको गम प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करने दे रहे हैं। तो डायबिटीज में बहुत कॉमन है कि गम प्रॉब्लम्स, अब ब्लड शुगर अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो एक साइकिल बन जाती है, फिर आपकी गम प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, गम प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होता है। दीज टू थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, एक चीज बढ़ती है फिर दूसरी चीज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। टू वे प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं। सेम हमारा एल्जाइमर का है, डिमेंशिया क्या है, अगेन आपकी ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड वेसल्स का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, बैक्टीरिया वहां पे इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से वो जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। कुछ स्टडीज में इवन कैंसर तक रिपोर्टेड है कि कोलोरेक्टल जो हमारा कैंसर होता है उसमें भी चांसेस होते हैं कि ओरल बैक्टीरिया पाए गए हैं कुछ हद तक। ये तो हमारी लाइफ से अकॉर्डिंग है। इवन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जैसे उसमें ऑलमोस्ट आपके हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसमें आपके जो गम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आपको वो तो अगर कोई भी इन्फेक्शन आपके मुंह में होता है तो प्रेगनेंसी में उस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा हार्मोनल उस टाइम पे डिसबैलेंस होता है या इम्बैलेंस कह सकते हैं। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे गम सेंसिटिव हो जाते हैं। तो उस टाइम पे
बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रश नहीं करनी चाहिए। बहुत ही फनी थिंग है कि इवन मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे लोगों ने एडवाइस किया था कि प्रेगनेंसी में अगर ब्रश करोगे तो आपके दांत गिर जाएंगे। मतलब इमेजिन कोई डेंटिस्ट को बोल रहा है कि ब्रश नहीं करनी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, इवन आफ्टर डिलीवरी। मतलब दैट लेवल ऑफ इग्नोरेंस इज देयर इन इंडिया। इंडिया में इतनी इग्नोरेंस है कि आप डेंटिस्ट को ही बोल रहे हो कि ब्रश मत करना, नहीं तो दांत गिर जाएंगे प्रेगनेंसी में। आई विल से कि प्रेगनेंसी में तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना है अपनी ओरल हेल्थ का, क्योंकि उस टाइम पे आपके गम सेंसिटिव हैं। इवन अगर माइल्ड सा भी इन्फेक्शन होता है तो वो आपके पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, प्लस आपके बेबी को, जो वुम में बेबी है, अभी बेबी का बर्थ भी नहीं हुआ है, उसको इफेक्ट करता है। तो जो हम कहते हैं प्री टर्म प्रेगनेंसी, मतलब 36 वीक से पहले ही अगर आपकी डिलीवरी होती है तो इट ओरल पुअर ओरल हेल्थ में भी उसका एक रीजन हो सकता है कि आपकी प्री टर्म टर्म डिलीवरी हो सकती है। और जो लो बर्थ वेट बेबीज भी बहुत सारे होते हैं, 2.5 केजी से हम बिलो हम टू लो बर्थ वेट बेबीज काउंट करते हैं। तो ये भी पाया गया है बहुत स्टडीज में कि अगर आपके गम इश्यूज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो आपके बेबी बर्थ के वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो भी आपका लो बर्थ वेट बेबी जब डिलीवर होगा उस टाइम पे उसको वो कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो ये जो ओरल हेल्थ है सिर्फ आपके शरीर को अफेक्ट नहीं कर रही है, ये आपके जो अनबोर्न बेबी है, द बेबी इज स्टिल इन द वूम, उसको भी अफेक्ट करती है। उसका जो वेट है वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा, उसकी जो डिलीवरी टाइम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिफोर आपका जो प्री टर्म, जो आपका फुल टर्म बेबी होना था, वो प्री टर्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये डॉक्टर पूछा मेरे को, मेरी डॉक्टर ने बोला था कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल ब्रश यू कैन यूज अ बेबी ब्रश, जो बच्चों के लिए होता है अगर आपके टीथ सेंसिटिव हैं, तो क्या ये सही है? ओके, एक्चुअली आइडियली जो ब्रशिंग का फर्क पड़ता है वो फर्क पड़ता है आपके ब्रिसल्स कैसे हैं। बेबी ब्रश हो या आपका ब्रश हो, उससे साइज से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला यहाँ पे। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आपके जो ब्रिसल्स होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए। अगर आप ये मीडियम या हार्ड टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो अगर आप यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी गम सेंसिटिव है, तो जो ब्लीडिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। प्लस दो चीजें मैं कहना चाहूंगी ब्रशिंग में इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए, आपको बिल्कुल जेंटली ब्रश करना है, स्क्रब नहीं करना है कि आपको मतलब बाथरूम के बाहर तक आवाज जा रही है, इतनी जोर जोर से घिस के ब्रश नहीं करना है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आपकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए। मैं वो आपको ओरल केयर टिप्स में बताऊंगी कि ब्रशिंग टेक्निक, आई थिंक 90% ऑफ द पीपल डोंट नो कि ब्रश करने का तरीका क्या है। हम सब ब्रश कर रहे होते हैं, बट ब्रश करने का अपना एक तरीका होता है, उसको वैसे ही करोगे तो ही 100% आपको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं 2 टाइम ब्रश कर रहा हूँ, स्टिल मेरे दांत साफ नहीं है, क्योंकि आपकी टेक्निक ठीक नहीं है कि जैसे ब्रश करना चाहिए था आप वैसे ब्रश नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल उसको सिर्फ घिस रहे हैं दांत। तो उससे फायदे की ज्यादा नुकसान ज्यादा होने वाला है, क्योंकि दांत भी अल्टीमेटली इनेमल है, बहुत सॉलिड है, आपकी बोन से भी हार्ड है। बट अगर आप पत्थर को भी घिसते रहोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी घिसना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी इश्यूज आ जाते हैं। तो ब्रशिंग टेक्निक पे हम अभी आएंगे। तो ये तो जो मैं सेकंड एस्पेक्ट, जो सेकंड पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो ओरल हेल्थ है बाकी शरीर से कैसे रिलेटेड है, ये मेरा सेकंड ये था। फर्स्ट हमने बात की कि आपकी जो मुंह का स्वास्थ्य है वो आपके पेट से कैसे रिलेटेड है, वो पहली बात हुई। दूसरी हमने बात की कि बाकी शरीर से कैसे रिलेटेड है, आपके हार्ट से रिलेटेड है, आपके ब्लड शुगर से रिलेटेड है, आपके इवन प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, इवन आपका जो अनबोर्न बेबी है वो में उससे रिलेटेड है, वो सब बात की। उसके बाद हम जब ओरल केयर टिप्स पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि राइट ब्रश कौन सी यूज करनी है आपको, आपकी ब्रशिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए कि 100% इफेक्टिव आपको रिजल्ट्स मिले उस चीज के लिए, और कितनी बार ब्रश करनी है उसमें हम बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। फ्लॉस कैसे करना चाहिए आपको, माउथ रिंसेस कौन से यूज करने चाहिए, तो वो आई थिंक हमारी 4th या 5th स्लाइड में होगा। तो ये दो हमने अभी तक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं कि आपका जो मैं टेक होम मैसेज देना चाह रही हूँ कि ओरल हेल्थ या मुंह की हेल्थ सिर्फ मुंह तक लिमिटेड नहीं है, दांत या मसूड़ों तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके पूरे शरीर को इफेक्ट करती है। आपका पूरा शरीर इससे इफेक्ट होता है। अगर आप मुंह को अगर साफ नहीं रखते हैं तो आपके पूरे हर शरीर के हर, मैं कहूंगी, ऑर्गन पे उसका असर पड़ता है। तो
इम्पॉर्टेंट जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम थर्ड स्लाइड पे जा सकते हैं, जिस पे मैं बात करना चाहूँ कि अभी हमने एक जनरल व्यू लिया कि ओरल हेल्थ और शरीर कैसे रिलेटेड है। अब हम ओरल में बात करना चाहेंगे कि ओरल हेल्थ के इश्यूज कौन कौन से होते हैं, मोस्ट कॉमन इश्यूज कौन कौन से होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है दांतों में कीड़ा लगना, जिसको हम डेंटल कैविटी भी बोलते हैं, टूथ डिके भी बोलते हैं, और हमारी लैंग्वेज में केरीज बोलते हैं, डेंटल केरीज। तो डेंटल केरीज या डेंटल कैविटी एक सबसे बड़ा इशू है। जैसा कि WHO ने कहा, मोर देन 75 मतलब 100 में से 75 लोगों को दांतों में कीड़ा है। और मेरा तो मानना है कि ऑलमोस्ट 100% लोगों को होगा, क्योंकि इतने लाइफ टाइम में 18 के बाद ऑलमोस्ट अगर आपके 60 तक भी दांत अगर आपके सही स्वस्थ हैं तो भी कहीं ना कहीं 32 दांतों में कोई ना कोई दांत में कीड़ा स्टार्ट हो ही जाता है। इवन मैं डेंटिस्ट हूँ, बट मेरे मुंह में भी 5 कैविटीज थी, अभी फिल हो गई है, बट आई हैड 5 कैविटीज। तो ये बहुत सारी कहीं ना कहीं बहुत मल्टी फैक्टोरियल है। आपकी डाइट अफेक्ट कर सकती है, आपकी ब्रशिंग टेक्निक अफेक्ट कर सकती है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो 100 में से 75 लोगों को इंडिया में डेंटल कोई ना कोई एक, किसी को एक कैविटी है दांतों में, किसी को 2 कैविटी है, एंड किसी को मल्टीपल कैविटीज हो सकती हैं। और उसके अलावा मोर देन 50% लोगों को मसूड़ों में तकलीफ है। हैरानी इस चीज की है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुंह में मसूड़ों में खून आना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत खून तो आ ही जाता है। मतलब लोगों को लगता है कहीं पे खून आ रहा है और ये नॉर्मल है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि जो चीज स्वस्थ है उसमें खून ऐसे तो नहीं आना चाहिए। तो आई बिलीव कि अगर आपके मसूड़े 100% स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लीडिंग हम कह सकते हैं बहुत अर्ली साइन हो सकता है, अर्ली भी नहीं कहूंगी, आई से कि एक मिडल टू लेट साइन होता है कि आपकी मसूड़ों की हेल्थ, जो गम की हेल्थ है वो स्वस्थ नहीं है, इसकी वजह से आपको मुंह में खून आना स्टार्ट हो रहा है। नॉर्मल हेल्दी गम्स में, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में कभी भी आपको जब ब्रश करते हो तो उस टाइम पे खून नहीं आना चाहिए। अगर आपके मसूड़ों में खून आ रहा है तो आपकी, मैं कहूंगी, गम की जो हेल्थ है वो अफेक्टेड है। अपने डेंटिस्ट को जाके जितना जल्दी दिखाएंगे उतना जल्दी वो ठीक होगा। मोस्टली क्या होता है, जो हमारे दांत और मसूड़े होते हैं उनके बीच में जो कचरा इकट्ठा होना शुरू होता है, जो गंदगी इकट्ठी होनी शुरू होती है, उसकी वजह से जो हमारे मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं, स्वेलिंग जिसको कहते हैं, सोलन गम्स हो जाते हैं। और जब ब्रश टच करते हैं तो आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हम ब्रश नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम ब्रश करते हैं तो खून आता है, तो हम ब्रश नहीं करेंगे तो खून ही नहीं आएगा। मतलब प्रॉब्लम कुछ और है, सॉल्यूशन कुछ और है। जब आपको, मतलब उनको लग रहा है कि अगर मुंह में खून आ रहा है तो ब्रश करना ही बंद कर दो, आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो अभी हो सकता है वो जो गम इन्फेक्शन है वो माइल्ड स्टेज पे हो, स्टार्टिंग की स्टेज पे हो। ब्रश नहीं करेंगे तो वो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक स्टेज पे इतना बढ़ जाएगा कि आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जरूरी है कि ब्रश करना नहीं छोड़ना है। आप प्रेग्नेंट हैं तो भी ब्रश करना है, आपको कोई वहां पे मसूड़ों में खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपको ब्रश करनी है, मुंह में छाला है तो भी ब्रश करना है। ब्रश करना कभी नहीं छोड़ना है। कोई डेंटिस्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है तो ब्रश करना छोड़ दो। इवन ये आप ब्रेसेस लगाते हैं ऑर्थो में, वो लगाते हैं तो भी ब्रश करना है। तो ब्रश इज, तो होता है बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग है कि ब्रश तो आपको करना ही करना है, ब्रश को नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये तो हमने बात की कि कैविटी की, जो हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है। दूसरी चीज होती है जो हमारे मसूड़ों में जो ब्लीडिंग होती है, गम ब्लीडिंग बोलते हैं। तो वो आप, अगर आप अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे हैं, दांतों को साफ नहीं रख रहे हैं, तो इवेंचुअली वो मसूड़ों में स्वेलिंग होनी ही होनी है, मसूड़ों में सूजन आनी ही आनी है, और उसकी वजह से आपकी वो ब्लीडिंग होनी ही होनी है। उसका एक ही सोल्यूशन है, अपने डेंटिस्ट के पास जाके उन दांतों को साफ करवा लीजिए, जिसको हम स्केलिंग बोलते हैं अपनी डेंटल लैंग्वेज में, कि आपको स्केलिंग की जरूरत है अगर आपके मसूड़ों में अगर खून आ रहा है तो। आप इनिशियली क्या होता है, जब आपके दांत और मसूड़ों के बीच में कचरा शुरू होता है बैठना, तो उस टाइम पे वो सॉफ्ट होता है, जिसको हम प्लाक बोलते हैं। तो वो आप ब्रश से, टूथब्रश से हटा सकते हैं, तो वो दांत क्लीन हो सकते हैं। बट 24 से 48 घंटे के बाद
वो जो सॉफ्ट प्लाक हम जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे कैल्सीफाई होना शुरू हो जाता है, मतलब वो पत्थर बनना शुरू हो जाता है। तो एक बार अगर वो जब कैल्सीफाई हो गया, वो हार्ड हो गया, उसके बाद आप कितनी भी ब्रश कर लें वो वहां से नहीं हटने वाली है। वो जो गंदगी वहां पे हार्ड हो गई है, जो मसूड़े और दांत के बीच में जमा हो गई है गंदगी, जो वो आपके ब्रश से नहीं हटने वाली है। लोग पूछते हैं कि मैंने बहुत जोर जोर से ब्रश किया, मैंने हार्ड ब्रश किया, हार्ड दोनों टाइम ब्रश किया, उसके बावजूद भी दांत साफ नहीं हो रहे हैं, मसूड़े साफ नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो आपने इनिशियली सफाई की नहीं, बट उसके बाद वो कैल्सीफाई होगी, वो जो गंदगी हार्ड होगी, अब उसको आप ब्रश से नहीं हटा सकते। उसके लिए अभी आपको डेंटिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। डेंटिस्ट ही अभी वो जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक स्केलर्स होते हैं उससे रिमूव कर सकते हैं, वो अपने आप के ब्रश से रिमूव नहीं होने वाला है। तो प्लीज अगर आपके मसूड़ों में अगर ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, तो प्लीज उसको जितना जल्दी डेंटिस्ट के पास दिखा के स्केलिंग अगर वो एडवाइस करते हैं तो उसी टाइम पे जितना जल्दी स्केलिंग करवा लेंगे, प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ये दो प्रॉब्लम बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ओरल कैंसर की। इंडिया इज नोन एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर। मतलब इतने ज्यादा इंडिया में केसेस हैं कि बाकी वर्ल्ड का जब कंपैरिजन करें, मोर देन 30% इंडिया में जितने भी कैंसर हैं, मोर देन 30% उसका सिर्फ ओरल कैंसर है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इंडिया में हर साल 70 से 80 हजार नए केस ओरल कैंसर के पाए जाते हैं, जिसमें से मोर देन मैं कहूंगी 50,000 से ऊपर ओरल कैंसर की वजह से लोगों की डेथ होती है। इमेजिन कितनी बड़ी सिचुएशन है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में, हमारे देश में एक साल में 50,000 से ज्यादा लोग सिर्फ ओरल कैंसर की वजह से मरते हैं। तो ओरल कैंसर कैसा है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं ओरल कैंसर के, जिसमें से सबसे कॉमन होता है टोबैको, तंबाकू। तंबाकू चाहे आप सिगरेट की फॉर्म में ले रहे हैं, बीड़े की फॉर्म में ले रहे हैं, इवन हुक्का की फॉर्म में ले रहे हैं, या फिर आप च्यू कर रहे हैं तंबाकू, जैसे गुटखा है, पान मसाला है, किसी भी फॉर्म में अगर आप तंबाकू ले रहे हैं तो आपके ओरल के कैंसर के चांसेस 5 से 6 गुना बढ़ जाते हैं। 5 से 6 गुना एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अगर आप तंबाकू लेते हैं किसी भी फॉर्म में, अब गांव में जाओ तो लोगों का मानना है कि हुक्का सेफ है एज कंपेयर टू सिगरेट और बीड़ी। तो ये बहुत बड़ी भूल है। हुक्का इज समवॉट उससे ज्यादा नुकसान करता है बीड़ी और सिगरेट से। रीजन, हुक्का हम जब स्टार्ट करते हैं हुक्का स्मोक करना तो आधे घंटे से 1 घंटा तक हम बैठ के लगे होते हैं कंटिन्यूअस, जबकि सिगरेट हम हार्डली 1 से 2 मिनट लेते हैं। बट हुक्का जब गैदरिंग्स होती हैं गांव में, हम देखते हैं बहुत चौपाल पे बैठे होते हैं, बहुत सारे लोग बुजुर्ग बैठे होते हैं, आजकल तो बहुत सारे जवान लोगों को भी मैंने देखा है वहां पे। तो 5-6 के ग्रुप में बैठे होते हैं एंड वहां पे हुक्का रखा होता है। तो जो हुक्का सेशन होते हैं नॉर्मली आपकी आधा घंटे से 50 मिनट 1 घंटे तक चले जाते हैं। तो जो स्मोक हमारे मुंह में जा रही है वो 1 घंटा अगर आप हुक्का ले रहे हैं इज इक्वल टू 100 सिगरेट। 100 सिगरेट एक साथ अगर आप ले रहे हैं और एक हुक्का 1 घंटे तक ले रहे हैं तो वो बराबर है। तो डॉक्टर पूजा, अगर जी। जो हुक्का होता है वो नॉन टोबैको वाला अगर हुक्का है तो वो भी उतना ही नुकसान करता है? क्योंकि आजकल बहुत सारे वर्जन होते हैं, फ्लेवर्ड आते हैं, राइट? बट बहुत सारे स्टेट्स में हुक्का बैन हो गया। रिसेंटली आपने न्यूज देखी हो तो बहुत सारे हुक्का बार्स बंद हो गए हैं। हरियाणा में बंद हो गया है, आई थिंक जी। कर्नाटका एंड तमिल में बंद, कर्नाटका में बंद हो गया है। तो रीजन बीइंग कि इनिशियली बोला जाता है कि दिस इज फ्लेवर्ड हुक्का, इसमें टोबैको नहीं है, बट टोबैको हैज एन एडिक्टिव एलिमेंट जिसको हम निकोटीन बोलते हैं। तो हुक्का जो मोस्टली जो भी इवन जो फ्लेवर्ड हुक्काज में है उनमें कहीं ना कहीं टोबैको होता ही होता है। द रीजन बीइंग, जो ये हुक्का बार एंड जो ये इंडस्ट्री है ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के चले जाओ, ये चाहते हैं कि आप एडिक्टेड रहो और आप बार बार आओ।
बट टोबैको उसपे लिखा रहता है, मतलब अगर आप खरीदोगे तो उसपे लिखा रहता है कि 100 नो टोबैको, 0% निकोटीन या 0% जो भी रहता है, तो हमें उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टेट इतना बड़ा डिसीजन अगर ले रही है कि बैन कर दिए हुक्का बार्स, तो डेफिनेटली वो दिखाते कुछ और है, जब आप इनसाइड जाते हो तो कुछ और ही होता है। वो Right. मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ वो, क्योंकि हुक्का जो टोबैको इंडस्ट्री है वो किस चीज पे चल रही है, वो वन टाइम कस्टमर पे नहीं चल रही है। हुक्का जो ये अपनी टोबैको इंडस्ट्री है, ये चल रही है कि आप बार बार एडिक्टिव, जो एडिक्शन होती है ना, कि आप कस्टमर उन्हें सेम कस्टमर पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए चाहिए। तो एडिक्शन, जो निकोटीन की हम जो बात करते हैं टोबैको में, जो निकोटीन इज द मोस्ट एडिक्टिव एलिमेंट जो हम बात करते हैं, कि उसकी वजह से इंसान बार बार पीता है, वो बार बार वहीं पे वापस आता है। अगर जस्ट एक फ्लेवर होता तो वो इंसान दोबारा उस जगह पे, बहुत कम चांसेस हैं कि इंसान वापस जाएगा। हो सकता है 1 से 2% या 5%, मैं डिनाई नहीं करती कि वो 100% हो सकता है टोबैको फ्री हो, बट 90+% chances are there कि they will have some traces of nicotine in it, क्योंकि एडिक्शन होगा तभी उनका जो बिजनेस है वो चलेगा। एंड जो मोस्टली जो हम गांव में वो सब यूज करते हैं, वो तो 100% टोबैको ही है, उसमें तो नो डाउट अबाउट दैट। तो वो बहुत सारे लोगों का मानना है गांव में कि इसमें पानी होता है तो टॉक्सिन्स फिल्टर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पानी है, वाटर पाइप बोलते हैं हुक्का को, कि पानी से जो टॉक्सिन्स है वो आपके न्यूट्रलाइज होगी, एंड इट इज सेफर देन सिगरेट और सेफर देन बीड़ी। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अल से कि जितना लंबा सेशन होगा उतना ज्यादा वो नुकसान करता जाएगा। तो जो हम ओरल कैंसर पे बात कर रहे थे, कि ओरल कैंसर में पहला जो सबसे बड़ा कॉज फैक्टर है, कॉजेटिव फैक्टर है, वो हमारा टोबैको है। चाहे हम टोबैको स्मोक कर रहे हैं, चाहे हम टोबैको च्यू कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हम जब टोबैको ले रहे हैं तो उसके अपने हार्मफुल इफेक्ट, तो 5 to 6 टाइम बोला है, मतलब 5 से 6 गुना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ओरल कैंसर के होने के। दूसरा जो मेन कॉजेटिव फैक्टर रहता है, अल्कोहल। अब टोबैको के बारे में जिसको भी बोलो सब एग्री करते हैं कि हाँ टोबैको इज हार्मफुल। अल्कोहल की जब बात आती है तो आई थिंक 50-50 हो जाता है यहाँ पे। तो 50% ऑफ द पीपल मतलब बिलीव करते हैं कि अल्कोहल अगर हम मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं तो इट इज, मतलब इट इज नॉट दैट हार्मफुल। सो 2021 में एक WHO की स्टडी आई थी, रिसेंट स्टडी ओनली, कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ। तो ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि अगर हम सिर्फ दिन में 1 पैग ले रहे हैं या फिर हफ्ते में 1 पैग ले रहे हैं तो कुछ असर नहीं होने वाला। सबसे पहले तो अल्कोहल का जो डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मुंह पे क्या होता है, कि अल्कोहल एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि हमारे अंदर से, मतलब जो हमारी स्किन है, मुंह की लाइनिंग है, उससे पानी खींच लेता है, हमारे मुंह को सुखा देता है। ठीक है, हमारे हमारे शरीर में 70% वाटर है, ये सबको ही पता होगा। तो जब अल्कोहल का अमाउंट हमारे शरीर में जाता है तो वो हमारे जो सेल होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे अंदर बॉडी जिससे बनी होती है, उसमें से पानी खींचना स्टार्ट कर देता है। तो हमारी बॉडी एक ड्राई स्टेट में आ जाती है, वो एक इफेक्ट है। एंड प्लस उसके जो अपने कार्सिनोजेनिक पूरी स्टडीज है, वो तो एक बहुत लंबा वेबिनार जाएगा। तो अल्कोहल का भी सेम, आपके 5 to 6 टाइम्स चांसेस, अगर आप मॉडरेट टू हाई, इवन मैं कह रही हूँ कि अगर आप माइल्ड भी है, कि माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, ओकेजनली लेते हैं, तो स्टिल हम रूल आउट नहीं कर सकते 100% सेफ्टी। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अगर 100% अवॉइड कर दे तो बेस्ट है, नहीं तो इट्स योर चॉइस। बट स्टडीज से कि मॉडरेट टू हैवी ड्रिंकर्स में अगेन 5 to 6% चांसेस, 5 से 6 गुना आपके ओरल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तो इंडिया अगर में हम मतलब ड्रिंक कंज्यूम करने के बाद ब्रश करते हैं तो क्या वो हेल्प करता है? नहीं नहीं, कुछ हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि अगर ठीक है मुंह में आप कह रहे हो कि मुंह में हमने उसको क्लीन कर दिया, इवन रिंस कर दिया, अल्कोहल फाइनली तो आपके मुंह में जाने ही वाला है। वो एक एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन आधा आपका गट में जाएगा, आधा आपकी जो लाइनिंग होती है ना, जो मुंह की, हम जैसे कहेंगे गाल के अंदर का हिस्सा लगा लो, या जो नीचे फ्लोर होता है वो लगा लो, या ऊपर जो रूफ है, ये सब एक म्यूकोजा हम जिसको वर्ड बोलते हैं, कि जो मुंह की लाइनिंग है, जो मुंह की स्किन बोलो आप अंदर की, उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है इसकी। तो उसके थ्रू कुछ पर्सन तो आपका जाना ही वाला है, जाने ही वाला है आपके। तो वहां पे वो ड्राइनेस करने ही वाला है। तो आपके इफेक्ट्स तो होने ही वाले हैं, कि आप अगर 1 पैग ले रहे, दो, मतलब जितना आपकी डेफिनेटली जितनी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतने सीवियर इफेक्ट होते जाएंगे। व्हाट आई
वांट टू कन्वे इज कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही पेग लिया है तो कुछ असर नहीं हुआ, कुछ असर हर चीज का होने वाला है। राइट, मेरे को ऐसा लगा था ड्रिंक्स के मतलब बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, बट ओरल हेल्थ पे होता है ये इतना नहीं पता था। नहीं 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 नहीं, 5 to 6 टाइम, अगेन 5 से 6 गुना परसेंट चांसेस, 6 टाइम्स आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और इंडिया में मोस्टली पाया गया है जो स्मोक करते हैं वो ड्रिंक भी करते हैं, तो वो जो इनका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 30 to 50%, मतलब दैट्स अ बिग अमाउंट कि आधे केसेस जो इंडिया में है वो आपके कॉम्बिनेशन की वजह से हैं, कि आप टोबैको भी ले रहे हैं, आप अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो ये जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, 5 और 5 10 भी हो सकता था, बट यहाँ पे 5 गुना 5 जाता है, तो 25 से 50% तक आपके चांसेस ओरल कैंसर के बढ़ जाते हैं। तो 75% जो केसेस होते हैं वो हमारी हैबिट की वजह से होते हैं, आप या तो टोबैको है या अल्कोहल है। और तीसरी चीज जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो होता है पान और गुटखा। हमें लगता है पान मसाला है तो उसमें टोबैको तो नहीं है, क्योंकि टोबैको फ्री पान भी आते हैं, बट उसमें अरेका नट है। तो अरेका नट जिसको हम सुपारी बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं ओरल कैंसर के। तो ऐसे लोगों का मानना होता है कि हमने तो पान ही खा रहे हैं, पान तो 100% सेफ है। पान भी 100% सेफ नहीं है अनटिल लेस उसमें सुपारी नहीं है, अरेका नट नहीं है, तो चांसेस आर देयर कि दैट इज सेफ। बट अगर आपका उसमें सुपारी है, उसमें चूना है, तो सुपारी और चूने का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज वेरी हार्मफुल। तो अगर वो है तो उससे भी आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ओरल कैंसर होने के। तो ये 3 प्रोमिनेंट कॉज हैं जो ओरल कैंसर के हैं। तो ऑलमोस्ट 75% जो केसेस इंडिया में मिलते हैं वो इन हैबिट्स की वजह से मिलते हैं। स्टिल बचा आपका 25%। तो 25% केसेस ऐसे हैं जो जिनको कोई हैबिट नहीं है, कोई हार्मफुल हैबिट नहीं है, ना वो दारू पीते हैं, ना वो सिगरेट स्मोक करते हैं, ना फिर वैसे गुटखा खाते हैं, ना पान खाते हैं। स्टिल 25% हमारे पास बचता है, जिसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है जिसमें जेनेटिक्स आ जाता है कि फैमिली में किसी को था तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। उसके अलावा जो मेजर कॉज हमने देखा है, जैसे मैंने जब अपनी एमडीएस की थी तो ओरल पैथ में की है, तो ओरल कैंसर मेरा थीसिस टॉपिक था। तो उस टाइम पे मेरा सैंपल साइज 50 था, तो उसके चक्कर में मैंने 100+ पेशेंट्स ओरल कैंसर के देखे होंगे। तो वहां पे जो मोस्टली फीमेल पेशेंट्स होती थी, फीमेल पेशेंट्स कंपैरेटिवली टोबैको एंड अल्कोहल का कंजप्शन बहुत कम होता है, तो उनमें वो हैबिट कॉजेटिव एजेंट नहीं होती है। तो उन केसेस में मेजोरिटी में जो चीज पाई गई थी वो था उनके मुंह में कोई शार्प टूथ था, मतलब कोई दांत था जो बहुत टूट गया था, जो शार्प एज होता है वो बार बार टंग को, जो जीभ होता है वहां पे घाव कर रहा था, या फिर मसूड़े पे घाव कर रहा था। तो कोई भी चीज आपको अगर क्रॉनिकली 6 महीने साल काफी टाइम तक वो चीज आपके अगर मसूड़े में या फिर कहेंगे इस पे आपकी जीभ पे अगर घाव करती रहती है और वो घाव भर नहीं पा रहा है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वहां पे ओरल कैंसर होने के। ये चीज बहुत बहुत सिंपल चीज है कि आपका दांत, कोई भी दांत कीड़ा लगा हुआ है उसकी वजह से वहां पे एक शार्प एज आ गया है, या फिर वहां पे आपका कोई दांत टूट गया है उसकी वजह से शार्प एज आ गया है। तो कोई भी अगर शार्प एज आपके मुंह में, दांत में कोई भी शार्प दांत है, तो प्लीज उसको जितना जल्दी हो सके राउंड करवा लीजिए। मतलब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो मशीन से उसको घिस के उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो शार्प आपको बार बार वो तीखा वहां पे लगेगा नहीं, जहाँ पे मसूड़े पे लग रहा है या आपकी जीभ पे लग रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, आपको लग रहा है कि दांत बार बार आपके घाव कर रहा है, तो उसको जाके अपने डेंटिस्ट को दिखाएंगे, वो अपने आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ दांत को राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो जो शार्प एज है वो घाव नहीं करेगा, तो वो आपका घाव भर जाएगा वहां पे। ठीक है, ये हमने ओरल कैंसर। हाँ जी। पूजा, आपने बताया अल्कोहल, गुटखा, पान, हम्म। मसाला, ये सब बहुत खराब है ओरल कैंसर के लिए। हाउ अबाउट कोल्ड ड्रिंक्स? और बच्चे भी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, क्या उसका कोई संबंध है ओरल कैंसर से या ओरल हेल्थ से? ओरल कैंसर देखा जाए तो इट्स बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल का कहीं ना कहीं असर पूरे शरीर पे पड़ता है, एंड नो डाउट माउथ इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। तो हर चीज, अगेन जो आपके कोल्ड ड्रिंक में सोडा होता है, सोडा अगेन आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। उससे एक तो दो इफेक्ट आते हैं जो कोल्ड ड्रिंक के बेसिकली हमारे ओरल हेल्थ पे आते हैं। एक तो जो सोडा होता है उसकी वजह से आपके जो मुंह का जो ड्राइनेस आ जाती है, आपका मुंह का सूखापन बढ़ जाता है। और जो सलाइवा है, मैं कहूंगी सलाइवा इज अ मैजिक फ्लूइड।
आपका अगर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सलाइवा, थूक की क्वांटिटी या क्वालिटी अच्छी है, तो आपकी बहुत सारी मुंह की प्रॉब्लम वहीं पे सोल्व हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा सलाइवा है उसमें एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हैं, उसमें एंटी इवन वायरल एजेंट्स भी हैं। तो आपका जो सलाइवा है वो बॉडी को जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म हम कहेंगे कि अगर मुंह में कोई भी इनिशियली जब कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आता है, तो अगर आपका सलाइवा गुड क्वालिटी का है तो वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी माउथ की। तो अगर आपकी कोई भी चीज आपके अगर सलाइवा की प्रोडक्शन को कम कर रही है, इवन बहुत सारी मेडिसिन होती है, एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं, जो आपके सलाइवा के अमाउंट को कम कर देते हैं, आपके मुंह में सूखापन आना स्टार्ट हो जाता है उन मेडिसिन के बाद में। ऐसी कोई भी कंडीशन जो आपके मुंह में सूखापन कॉज कर रही है, ड्राइनेस कॉज कर रही है, वो आपके ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ा रही है, क्योंकि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो कहीं ना कहीं चला गया है। दूसरा, सोडा क्या करता है हमारे मुंह में, एसिडिक इन्वायरमेंट करता है। एसिड होता है, एक बेस होता है। जो एसिडिक इन्वायरमेंट कोई भी हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं, ना हमारे पेट के लिए ना हमारे मुंह के लिए। जहाँ पे भी एसिडिक चीजें होंगी, जैसे हमारी ये कोल्ड ड्रिंक की आप बात कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की, सोडा ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं, तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट करते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है। तो वो हमारे दांतों में कैविटी के चांसेस बढ़ा देती है। क्योंकि जो हमारे दांत का सबसे बाहर का हिस्सा होता है, उसको जिसको हम इनेमल बोलते हैं, वो बहुत हार्ड होता है। बट अगर आप वो एसिडिक इन्वायरमेंट देंगे उन बैक्टीरियाज को, तो वो जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहरी लेयर है, वो आपकी डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से वहां पे आपके कैविटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये उस वे में लाइफस्टाइल की हर हर जो आपकी पुअर लाइफस्टाइल हैबिट है, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि 25% इन टोटल है कि आपका एक शार्प टूथ एक पार्ट है उसका, कि शार्प एज है। उसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल है, आपके जेनेटिक्स हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, और बहुत सारे अभी तक रीजन मिले भी नहीं है। इवन साइंस इज नॉट 100% कॉन्फिडेंट अबाउट द ऑल द फैक्टर्स ऑफ ओरल कैंसर। रिसर्च इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। तो उसमें बहुत सारे रीजन है जो आज तक हमें भी नहीं पता है कि कुछ लोगों में ये कुछ भी नहीं है, स्टिल ओरल कैंसर के चांसेस होते हैं। तो 100% तो साइंस भी अभी तक आंसर नहीं कर पाई है कि ओरल कैंसर मतलब हैबिट्स नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है, स्टिल ओरल कैंसर है, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, स्टिल ओरल कैंसर है। तो चांसेस आर देयर कि वो अभी तक रिसर्च उस चीज का आंसर ढूंढ ही नहीं पाई है। तो डॉक्टर पूजा, आपने बोला कि डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर एनी काइंड ऑफ इशू। इट्स लाइक द फर्स्ट साइन कि आपका सलाइवा जनरेट नहीं हो रहा है या फिर एसिडिटी हो रही है। तो हम अपने आप को हाइड्रेट कैसे करें? क्योंकि बहुत बार प्यास लगती रहती है, हम पानी पीते रहते हैं, फिर भी प्यास लगती रहती है, फिर भी डिहाइड्रेशन होती है। तो व्हाट डज हाइड्रेशन मीन, और हम कैसे इस हाइड्रेशन को फुलफिल करें? ओके, देखो बहुत ही इजी लेमन लैंग्वेज में इजी थिंग है कि जब आपकी शरीर कोई चीज मांग रहा है तो उसको वो चीज की मतलब डेफिशिएंसी है डेफिनेटली। वो एक बॉडी का तरीका होता है कोई ना कोई चीज बताने का। अगर आपको प्यास लग रही है मतलब बॉडी में जरूरत है पानी की। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जहां भी जाते हैं एक वाटर बॉटल हमेशा कैरी करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि प्यास लगी है, किचन तक नहीं जा सकते, प्यास लगी है बस वही कि वहां तक उठ के कौन जाएगा, हम अवॉइड करते हैं कि ठीक है थोड़ी देर में पी लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जब भी या फिर घर पे भी हैं, जब भी हमेशा एक वाटर बॉटल हैंडी होनी चाहिए, कि आपके बिल्कुल बेड साइड या फिर जहाँ पे भी चेयर साइड हमेशा एक वाटर बॉटल होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी का 70% पार्ट पानी ही है, तो अगर आप एटलीस्ट 70% का तो ध्यान रखिए कि आपका पानी की कमी ना हो, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपकी बॉडी नॉर्मली अगर वेल हेल्दी बॉडी है तो वो आपको हर चीज के लिए इंडिकेशन देती है। कोई भी चीज एकदम से एडवांस नहीं हो जाती है। मैं इन चीजों में बहुत बिलीव करती हूँ। लिसन टू योर बॉडी, पे अटेंशन टू योर बॉडी, इट इज टेलिंग यू समथिंग। क्योंकि अगर अब आपकी बॉडी हेल्दी है तो वो आपको साइन सिम्टम्स कुछ ना कुछ इनिशियल इंडिकेशंस देती ही है। अगर उसको प्यास लग रही है तो पानी पीजिए, इतनी सिंपल चीज है। बट हम आउट ऑफ नोवेयर की नहीं थोड़ी देर में पियेंगे, अभी नहीं पियेंगे, अभी तो पिया था। अगर आपको प्यास लग रही है तो हैंडी रखिए पानी को, पानी पीजिए। गर्मियां है, डेफिनेटली टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ज्यादा। अगर हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, ड्राई इन्वायरमेंट है, तो वहां पे थोड़ा सा कम जा सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जितने फ्रूट जो वाटर रिच फ्रूट्स होते हैं, जैसे अभी तो गर्मियां हैं, वाटरमेलन आने स्टार्ट हो गए हैं आपके, तो जो भी वाटर रिच फ्रूट है जितना ज्यादा उनको डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं।
तो वो एक हमेशा हेल्पफुल रहता है। डाइट के थ्रू वाटर ले, नॉर्मल अपना इनटेक वाटर ले, नींबू पानी आप रूटीनली पी सकते हैं। विटामिन सी है आपकी हीलिंग में, एंटी इन्फ्लेमेशन हेल्प करता है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपका वाटर लेवल नॉर्मल रह सकता है। उसकी वजह से आपकी ओरल जो हाइड्रेशन है वो भी मेंटेन रहती है, एंड बाकी बॉडी का जो वाटर रिजर्व है वो भी मेंटेन रहता है। पूजा तो जी, एक वाटर क्वेश्चन है यशी का कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो क्या वो अच्छा है हाइड्रेशन के लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे रहता है कि बेसिकली हेल्प करता है पानी को रिटेन करने के लिए बॉडी में। ठीक है, बहुत सारे जो आयंस होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, डिफरेंट डिफरेंट आयन होते हैं। तो तभी जब हम डिहाइड्रेशन होती है तो हमें ओआरएस दिया जाता है कि आपको अगर डिहाइड्रेशन हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो उसमें ओआरएस प्रिस्क्राइब किया जाता है। वो क्यों किया जाता है कि आप पानी ले रहे हैं बट वो आपका यूरिन के थ्रू निकल रहा है, उसको रिटेन रखना है बॉडी में। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में वाटर को रिटेन वहां पे बनाए रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो डेफिनेटली जब भी डिहाइड्रेशन होती है, आई फील कि जो नींबू पानी होता है बेस्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट है। वो आपकी बॉडी में, आपका नमक है, नींबू है, दे हेल्प टू रिटेन द वाटर। बाकी अगर आपके पास ओआरएस है, आप ओआरएस भी ले सकते हैं। तो वाटर इनटेक के साथ साथ समर्स में अगर आप ये इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो बॉडी में वाटर को रिटेन रखने में, उसको वहां पे रखने में हेल्पफुल होते हैं, ले सकते हैं आप। उसका कोई मुंह पे कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर पूजा, आपने बोला कि अगर हम सोडा लेते हैं इट इज नॉट गुड, राइट? बहुत बार जब हमें इंडिजेशन जैसी फीलिंग होती है, लगता है बहुत खा लिया, मतलब बहुत बार हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं या सोडा बाइकार्बोनेट लेते हैं, इनो ले लेते हैं कि उससे ना गैस निकल जाएगी, पास हो जाएगी। इज दैट अ गुड सजेशन? ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? I'll tell you something interesting. इवन मुझे बिलीव था कि अगर आप जैसे नॉर्मली चाइनीज खाते हैं या फिर फ्राइड फूड खाते हैं, उसके बाद एक अर्ज होती है कोल्ड ड्रिंक, दैट टू स्पेसिफिकली कोक की मुझे होती थी कि अगर कोका कोला या पेप्सी लिया तो आई फील बेटर, क्योंकि जब वो डकार की फॉर्म में आती है, रीगर्जिटेशन होती है, तो ऐसे लगता है कि हाँ अब लाइट हो गया। ये बहुत बड़ा मिथ है एक, जो मैं कहूंगी कि हम पता नहीं, इवन आई बिलीव्ड इन इट, कि मुझे इवन कॉलेज टाइम तक लगता था कि क्योंकि जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो इंस्टेंटली आपको वो डकार आती है। तो वो डकार हमें लगता है कि हाँ वो जो कार्बन डाइऑक्साइड था अंदर का वो निकल गया, वो अंदर वाला नहीं निकला। जो आपने कोल्ड ड्रिंक लिया था वो वाला निकला है बाहर। तो वो सिर्फ वो ब्लोटिंग का वो जो पार्ट निकला है जो आपने अंदर लिया था, बिकॉज इट इज फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपकी गैसेस होती है इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में। तो वो सिर्फ वो चीज बाहर निकले, जो आपका इनिशियल जो प्रॉब्लम थी वो वही है। वो जस्ट वो कहते हैं ना कि प्लेसिबो इफेक्ट हो गया कि हाँ कुछ निकला तो यू फील बेटर। इवन आई बिलीव्ड इट, बट अभी रिसेंटली आई गेट टू नो कि जो आपने अभी ये सोडा लिया है तो वो जो उसकी गैस थी वो गैस बाहर निकली है, आपकी जो पेट की थी वो नहीं निकली है अभी तक वहां पे। तो आई वोंट एवर सजेस्ट कि उससे कुछ हेल्पफुल होने वाला है। राइट, थैंक यू। चाय के बारे में बताना जी, चाय नुकसानदायक है या नहीं है? क्योंकि आमतौर पर चाय को हम ज्यादा सीरियसली लेते नहीं गाँव में। हाँ जी, तो चाय के सबसे बड़ा जो नुकसान, दांतों की मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है स्टेनिंग, मतलब दांतों पे जो पीलापन आना शुरू हो जाता है ना, ब्राउन सा या फिर पीलापन सा, जो हम कहेंगे कि दांतों पे स्टेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से बेसिकली दांतों पे जो असर होता है चाय का वो सिर्फ स्टेनिंग तक लिमिटेड है, उसका और कहीं पे कोई मुंह से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, वो एक अलग इशू है, वो आपको गैस्ट्रो एंट्रो वाला बेटर बता पाएगा। बट मुंह पे जो बेसिक इफेक्ट है चाय का, वो आपका स्टेनिंग रहता है कि आपके दांत में जो पीलापन आना या ब्राउननेस सी आनी शुरू हो जाती है, वो उसके चाय की स्टेन की वजह से आती है। तो उसका मुंह पे असर सिर्फ चाय का वहां तक ही लिमिटेड है, उससे ज्यादा चाय का उस पे मुंह पे कोई खास असर नहीं। अनटिलनेस अगर आप चाय बहुत गर्म ले रहे हैं और जीभ जल रही है तो वो एक अलग नुकसान है कि आपको वहां पे छाला हो सकता है मसूड़ों पे या जीभ पे। तो एटलीस्ट गर्म ना लें, इतना कर सकते हैं। बाकी जितना लिमिट करें, एटलीस्ट 1 और 2 मैक्सिमम, उससे ज्यादा ना लें तो आपको गैस्ट्रिक मतलब जो पेट के इश्यूज हैं वो नहीं होंगे। और जितना दांतों पे स्टेनिंग, दांतों की स्टेनिंग के रिगार्डिंग मैं कहूंगी कि अगर आप चाय पी रहे हैं, कोशिश कीजिए उसके 15-20 मिनट बाद या 10-15 मिनट बाद कुल्ला जरूर कर लें। तो एटलीस्ट जो स्टेन टेम्पररी है वो रिमूव हो जाएंगे वहां पे, तो बहुत ज्यादा स्टेनिंग नहीं होगी दांतों में। तो वो एक चीज आप कर सकते हैं चाय पीने के बाद। थैंक यू मैम, एनी कोई पेस्ट जो किड्स और एडल्ट्स के लिए आप स्पेशल रिकमेंड करते हैं? अभी मैं वहां पे आने वाली थी वैसे, बट ठीक है।
टूथपेस्ट कैसा रहता है कि ब्रांड से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप ओरल बी ले रहे हैं, आप सेंसोडाइन का ले रहे हैं, आप कोलगेट का ले रहे हैं, बट हाँ डेफिनेटली बड़ी ब्रांड्स का फायदा ये होता है कि उन्होंने अपना मार्केट रिसर्च किया होता है, उनको एग्जैक्टली पता है कि उनके इंग्रेडिएंट क्या क्या है उसके अंदर। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि हाँ थोड़ी बड़ी ब्रांड का लें, कि ओरल बी है, कोलगेट है, सेंसोडाइन है, उन्होंने क्योंकि उनकी मार्केट रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, उनको पता है उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। जो लोकल ब्रांड्स हैं उनमें वो कुछ भी डाल सकते हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली उनके अंदर क्या है। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं। जैसे जो टूथपेस्ट होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे एक तो होता है एंटी सेंसिटिविटी, आपको अगर सेंसिटिविटी हो रही है दांतों में तो उसके लिए सेंसोडाइन एक आता है, थर्मोसील एक आता है, जो एंटी सेंसिटिविटी वाले होते हैं। तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह एलिमेंट होते हैं, जो आपकी सेंसिटिविटी थोड़े टाइम के बाद कम कर देते हैं। तो उसका असर होता है, बट उसको एक तरीका होता है यूज करने का। हम सिंपल पेस्ट उसको लगाते हैं ब्रश पे एंड ब्रश कर देते हैं और हमें लगता है सेंसिटिविटी ठीक होगी, वो ऐसे नहीं होने वाली। उस पेस्ट को अपनी फिंगर पे अप्लाई करो और उसको वहां पे दांतों के ऊपर लगा के 5 मिनट छोड़ना है। तो उस पेस्ट को असर होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आप सीधा उसको अगर 30 सेकंड में ब्रश करके हटा देंगे तो वो अपना असर नहीं कर पाएगा। तो आप जब भी अगर आपको सेंसिटिविटी है तो दांतों के ऊपर पेस्ट को लगा के थोड़ी देर के लिए वहां पे छोड़ दे, 4 to 5 मिनट्स हम बोलते हैं। उसके बाद प्लेन ब्रश लीजिए और फिर इसको ब्रश कर दीजिए। तो उससे जो सेंसिटिविटी है धीरे धीरे आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी, अगर वो सिर्फ इनिशियल स्टेज पे है। अगेन अगर आपका दांत का कैविटी है या कुछ बड़ा इशू है तो फिर उसमें फिलिंग की जरूरत पड़ेगी, फिर आपका खाली पेस्ट हेल्प नहीं करने वाला। ये हो गया एक टाइप का पेस्ट। दूसरा पेस्ट होता है हमारा एंटी माइक्रोबियल आता है, कि जिसपे हम कहते हैं कि जो गंदे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो हमारे खत्म हो जाए। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो रेगुलरली हम नॉर्मल ब्रश करते हैं उसमें चेक कर लीजिए जो इनके इंग्रेडिएंट होते हैं कि उसमें वो जो एंटी माइक्रोबियल वाला है, कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो कंपोनेंट है वो असर कर रहा है कि नहीं, वो है कि नहीं है। तो मोस्ट ऑफ जो हमारे रेगुलर टूथपेस्ट होते हैं उन सब में वो होता है, क्योंकि बेसिक टूथपेस्ट का काम ही वो है। तो मेजोरिटी में वो है, ठीक है। उसके अलावा हमारे आते हैं व्हाइटनिंग वाले टूथपेस्ट, की दांत साफ हो जाएंगे उससे, वो एक अलग टाइप का आता है। बच्चों का जो टूथपेस्ट होता है वो अलग आता है, किड कैटेगरी से आता है, जैसे कोलगेट किड्स आ गया, ओरल बी किड्स आ गया। ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके टूथपेस्ट में फ्लोराइड का लेवल कम होता है। अब फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड एक एलिमेंट होता है जो हमारे पानी में भी होता है। तो फ्लोराइड को इनिशियली पानी में नहीं भी होता है तो हमारे पानी में डाला जाता है ताकि दांत और उससे हड्डियां मजबूत होती हैं फ्लोराइड से, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे यहाँ पेस्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द पेस्ट जो हमारे होते हैं टूथपेस्ट होते हैं, उन सब में फ्लोराइड लेवल होता है। बट बच्चों के केस में फ्लोराइड के लेवल को थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि कहीं बच्चा गलती से उस चीज को स्वेलो ना कर जाए, पेट में ना चला जाए, क्योंकि फ्लोराइड की एक लिमिट तक ही अच्छा है। जो उसका जो अमाउंट है 1000 से 1500 ppm ही होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर बॉडी में तो वो नुकसान करता है। तो ऐसे केसेस में, बच्चों के केसेस में, ये लोग जो कंटेंट है वो फ्लोराइड कम कर देते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज पेस्ट पे होती है वो एक एब्रेसिव एजेंट होता है, जिससे दांत साफ, जैसे बोलो डिटर्जेंट सिंपल लैंग्वेज में, तो डिटर्जेंट होता है जिससे दांत साफ होते हैं। तो जो टूथपेस्ट में जो होता है वो, उसका लेवल, एब्रेसिव का लेवल बच्चों में कम होता है, क्योंकि बच्चों के दांत कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। तो अब बड़े वाले में वो जो एब्रेसिव कंटेंट होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि हमें दांत साफ भी चाहिए ब्रश करने के बाद, अदरवाइज लगेगा ब्रश ही नहीं किया हमने। तो 2-3 डिफरेंस होते हैं बच्चों के में और बड़े के में। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों का है कि बड़ों का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पेस्ट कितना यूज कर रहे हैं। मैं मतलब जितने भी लोगों को मैंने ब्रश करते हुए देखा है, पूरी ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाया होता है, पूरा कवर होता है। इतना पेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, वो नुकसान ही करने वाला है। एक तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें जब ब्रश करते हैं तो हमें गैग होता है, हमें उल्टी जैसा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पेस्ट इतना भर भर के पूरा उस पे लगा लिया है ब्रश पे, तो वो आपके गले के नीचे जाएगा तो उल्टी जैसा आपको फील होगा। तो उतना नहीं करना है। जो मटर का दाना होता है, सबने देखा होगा, मटर का जो छिला हुआ दाना होता है, उसका साइज जितना होता है ना, सिर्फ उतना साइज आपको उसके ऊपर यूज करना है, ब्रश के ऊपर। सिर्फ उतना ही उसका काम है, कि उतने से भी आपका काम हो जाएगा, पूरा भर के उसको लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये 2-3 डिफरेंस है जो बच्चों के और बड़ों के टूथपेस्ट में होते हैं। बाकी ब्रांड्स में आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अगर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आपके डेंटिस्ट जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो रेगुलर अपने पेस्ट हैं वो सब के सब आप यूज कर सकते हैं। आइडियल टाइम क्या है मैडम
बेस्ट रियली। मैम Tooth- एक हम्म, सवाल था मुझे, वो था Okay. कि सॉरी वन Hello? आई एम सो सॉरी, हम हम्म। आप अपना हैंड रेज कीजिए, हम आपको अनम्यूट करने के लिए बोलेंगे, फिर आप पूछ सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो पर्सनल है वो मैं लास्ट में पूछूंगी, कुछ जो जनरल क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए और हम पूछ लेंगे, अदरवाइज देयर बी टू मच कंफ्यूजन। इज दैट फाइन? ओके, मैं इन जनरल आई ट्राई कि सबके क्वेश्चंस कवर करने की। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि ओरल हाइजीन मेंटेन कैसे करना है, अब हमें पता चल गया कि ओरल प्रॉब्लम्स हैं और ओरल प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी को असर कर रही हैं। हमें इंपॉर्टेंस समझ आ गई कि हाँ भाई, हमें गुड ओरल हाइजीन, अच्छी अपनी सेहत मेंटेन करनी है, ओरल हेल्थ की, अपने मुंह की स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। अब इसको मेंटेन कैसे करें? सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है हमारा टूथब्रश। सबको सब यूज करते हैं, सब करते होंगे। बट एक चीज जो मैंने देखी है कि मेजोरिटी जितने भी लोग हैं सब सुबह ब्रश करते हैं। कोई ऐसा है जो रात को ब्रश करता है सोने से पहले? वेरी गुड। तो एज ए डेंटिस्ट मैं कहूंगी, आप रात को जो ब्रश करते हैं वो अपने दांतों के लिए करते हैं, सुबह जो करते हैं वो अपने दोस्तों के लिए करते हैं। एक नॉर्मल हमारे वहां पे लैंग्वेज है कि यू ब्रश फॉर योर सेल्फ इन द नाइट एंड यू ब्रश फॉर अदर्स इन द मॉर्निंग। तो रात को ब्रश करना इज मोर इम्पॉर्टेंट सुबह ब्रश करने से। तो प्लीज, जो एक मैसेज मैं कहूंगी, अगर पूरे लेक्चर से आप एक मैसेज लेना चाहें तो वो एक मैसेज ये होगा कि रात को ब्रश करके सोइए। सोने से जस्ट पहले ब्रश करके सोएं और उसके बाद कुछ ना खाएं। इकलौती चीज, अगर आप रात को ब्रश कर रहे हैं और अपनी जीभ साफ कर रहे हैं तो आपके 70 से 80% आपकी जो ओरल प्रॉब्लम्स है, इवन आपकी जो गले की प्रॉब्लम है कि गला खराब कंटिन्यूस रहता है, क्रॉनिक रहता है, वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रात को ब्रश जरूर करना है। सुबह आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट रात को कैसा होता है ना, कि इसका रीजन मैं बताती हूँ कि रात को ज्यादा जरूरी क्यों है। जब आप रात को सोते हैं तो जो आपका जो सलाइवा है, अगेन जो थूक है, उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी रेस्ट कर रही है, तो सलाइवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हैं। जब खाना खाते हैं तो बॉडी सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस करती है। जब आप सो रहे हैं, बॉडी रेस्टिंग फेज में है, तो जो आपको सलाइवा की प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह से जैसे ही आपका डिफेंस कम हुआ, बैक्टीरिया को मौका मिल गया वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो सलाइवा की प्रोडक्शन कम है और बैक्टीरियाज आपके पास हैं क्योंकि आपने ब्रश नहीं किया है, तो आपके जो चांसेस हैं किसी भी ओरल प्रॉब्लम के, आपके दांत की कैविटी के, आपके मसूड़ों की दिक्कत के, उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको एक ही बार ब्रश करनी है तो प्लीज रात को ब्रश कीजिए। सुबह आप स्टिल स्किप कर सकते हैं, बट रात को ब्रश करना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टिप है कि आपको रात को ब्रश करना है। एक बार मेरी स्क्रीन ऑन कर सकते हैं सो आई कैन शो यू कि ब्रश टेक्निक कैसे सही है। मैडम एक बात और बताओ, कितनी देर बाद कर सकते हैं ब्रश? डिनर के कितनी देर बाद में करना चाहिए? टाइम? ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे होता है कि हम लोग एज अ डेंटिस्ट बोलते हैं कि कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। जब आप खाना, कोई भी खाना खाते हैं, तो उसके और ब्रश करने के बीच में आधे घंटे का टाइम हम मानते हैं कि आधे घंटे का टाइम होना चाहिए। ऐसा क्यों माना जाता है कि जैसे बहुत सारे हम जब खाना खाते हैं तो उनका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक पीएच जो 7 का लेवल होता है, कि 7 से कम अगर कोई चीज है तो वो एसिड की तरह एक्ट करती है। तो उस टाइम आपके दांतों में सेंसिटिविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने अभी खाना खाया, मान लो जैसे स्पेशली कोई एसिडिक खाना खाया, जैसे संतरा, फ्रूट एग्जांपल, आपने संतरा खाया, तो अगर आप इमीडिएटली ब्रश करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी, दांत आपके घिसने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने एसिडिक खाना खाया, वहां पे एसिड आपके दांत के ऊपर है और आप ब्रश कर रहे हैं, तो वो एसिड आपके दांत की परत को घिसाना शुरू कर देगी। तो कोशिश कीजिए खाना खाने के और ब्रश करने के बीच में कम से कम 25 से 30 मिनट का डिफरेंस हो, ताकि तब तक आपका सलाइवा हर चीज को न्यूट्रल कर चुका हो, सलाइवा अपना काम कर चुका हो, उसके बाद आप ब्रश कर दीजिए, बैक्टीरिया को हटा दीजिए, तो वो बेस्ट टाइम माना जाता है। थैंक यू। डॉक्टर पूजा, क्या हम लोगों से अब क्वेश्चन आंसर के लिए खोल दें ये, कि आप दिखाना जस्ट चाहते मैं हैं? एक बार ब्रशिंग टेक्निक में बताना चाहूंगी। तो ये हम प्रेजेंटेशन हटा दें स्क्रीन से, हाँ ताकि जी, हाँ आप जी, देख लो, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो सिर्फ मैं remove ब्रशिंग टेक्निक पे फोकस करना चाहूंगी। जी। ओके,
सिर्फ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ब्रश सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हम 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं बट हमारे दांत साफ नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो चीज साफ करनी है उसको आप कैसे साफ कर रहे हैं। तो हमेशा अगर ये आपके दांत है मान लिया जाए और ये आपकी टूथब्रश है, कोई भी नॉर्मल ब्रश, तो जो आपका जो ब्रश का एंगल होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मसूड़े और दांत के बीच में 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और मसूड़े से दांत की तरफ हल्के हाथ से आपको हमेशा ऐसे ब्रश करना है, ऐसे घिसना नहीं है। जो मेजोरिटी लोग बाहर तक आवाज आ रही थी वो सिर्फ ऐसे घिस रहे होते हैं। हमें ये हिस्सा ध्यान नहीं देना है, हमें जो इम्पोर्टेंट टारगेट करना है वो ये हिस्सा है जो मसूड़े के और दांत के बीच का हिस्सा है, हमें वहां पे फोकस करना है। क्योंकि जो मैक्सिमम जो बैक्टीरियाज हैं, जो हमारे जर्म्स हैं, वो वहां पे जाके बैठने वाले हैं और वहां पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो आपकी जो ब्रश का एंगल होता है 45 डिग्री बोलते हैं कि ऐसे टेढ़ा करना है ब्रश को, आगे वाले दांतों को मसूड़े से नीचे की तरफ लेके जाना है। तो जो उनका बीच का हिस्सा है वो अच्छे से साफ हो रहा है। ऐसे आपको आगे के दांत करना है, सेम ऐसे पीछे के दांत करना है। ठीक है, नीचे वाले दांतों के लिए नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे फिर से 45 डिग्री एंगल और नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करना है। पीछे दांतों को सेम आपको हमेशा मसूड़े से बाहर की तरफ धकेलना है गंदगी को। इजी लैंग्वेज में कि जो आपकी गंदगी इकट्ठा होने वाली उसको मसूड़े और दांत के बीच से बाहर की तरफ धकेलना है कि वो बाहर चली जाए। क्योंकि ऐसे करते रहेंगे तो गंदगी वहीं पे बैठी रहेगी, वो गंदगी कहीं जाएगी नहीं। तो आपको बाहर की तरफ करना है। सिंपल, जब आपकी अंदर के दांतों की बात की जाए तो अंदर से बाहर की तरफ लेके आना है। सिंपल सा फंडा है कि अंदर से बाहर उस चीज को फेंकना है, हमें अंदर नहीं रखनी है। सिंपल ब्रश को सीधा कर सकते हैं और जो आगे के दांत हैं उसमें बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, सेम यहाँ पे बाहर की तरफ। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है कि हमेशा मसूड़े से दांत के बाहरी सरफेस की तरफ लेके जाना है। सिंपल, आपके मसूड़े का जो ये एरिया है इस पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे हमेशा ऊपर से नीचे, नीचे में नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करना है, सिर्फ ऐसे लेके जाना। डॉक्टर पूजा, हमारे डेंटिस्ट ने रेकमेंड किया था कि वो जो इलेक्ट्रिक ब्रशेस आती हैं एग्जैक्टली यही है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करो, आई मीन मसूड़ों से टुवर्ड्स द आउटर लेवल। तो क्या इलेक्ट्रिक ब्रशेस बेटर होती हैं नॉर्मल ब्रशेस से? इज देयर लाइक एनी साइंस बिहाइंड इट और इट डजंट मैटर? ओके, मैं आपको एक हिस्ट्री बताना चाहूंगी। आइडियली इलेक्ट्रिक टूथब्रश इन्वेंट की गई थी, ये उन लोगों के लिए इन्वेंट की गई थी जिनको हम डेक्स्ट्रिक कहते हैं ना, कि जिनके हाथ और पैरों में प्रॉब्लम है, इमोबिलिटी है, कि वो अपने हैंड्स यूज नहीं कर सकते। तो जो हैंडीकैप सॉर्ट ऑफ पीपल हैं कि वो अपना 100% हाथ हिला नहीं सकते, उनमें नहीं कर सकते, तो उनके लिए वो इंट्रोड्यूस की गई थी कि आप ठीक है जस्ट ब्रश को यहाँ रखिए एंड अपने आप वो ब्रिसल्स मूव करते हैं एंड दे क्लीन इट अप, तो आपको हाथ हिलाने की जरूरत नहीं। तो इनिशियली वो इस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। दूसरा पर्पस था जिनके ब्रेसेस लगे होते हैं दांतों में, जिनके वायर लगी होती है, उस केस में नॉर्मल ब्रश नहीं कर सकते क्योंकि वो जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपके वायर में फंस जाते हैं। तो उन केसेस में हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज कर सकते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपको टेक्निक आती है, आपके पास नॉर्मल टूथब्रश है, आप विलिंगली 2 मिनट टाइम दे सकते हो, तो गो फॉर नॉर्मल, जो नॉर्मल टूथब्रश है। अब इलेक्ट्रिक टूथब्रश में आजकल टाइमर आते हैं, तो उसमें 2 मिनट आप डेडिकेटेड 2 मिनट का टाइमर लगता है एंड वो आपको हेल्प कर सकती है 2 मिनट तक करने में। तो दैट इज उसका एडवांटेज, ये कि वो 2 मिनट करेगी एंड प्लस प्रेशर जो है वो लिमिटेड होता है, आप एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाएंगे। तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश के सिर्फ 2-3 फायदे ये हैं कि पहला तो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, तो आपको सेंसिटिविटी इश्यू नहीं होंगे। दूसरा, आपको टाइम का अंदाजा रहता है कि 2 मिनट का टाइमर सेट है तो आप 2 मिनट तक ही ब्रश करेंगे, उससे कम ब्रश नहीं करेंगे। ये आपके फायदे हैं। प्लस अगर आपको सही में बेड रिडन पेशेंट्स हैं तो उसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर आपने ब्रेसेस लगाए हैं तो उन पेशेंट में आप प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल ब्रश भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। सिर्फ आपको टेक्निक आनी चाहिए, टेक्निक एंड द प्रेशर। एक्सेस प्रेशर नहीं लगाना है। अगर आप रगड़ रगड़ के बहुत जोर, अगर आप ब्रश कर रहे हैं और आपके रूम के बाहर तक आवाज आ रही है, मतलब आप दांतों को घिसा रहे हैं, आप मतलब नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू द बेनिफिट। तो ब्रश सिर्फ आपको सिर्फ जो रिस्ट मूवमेंट है उस पे होना चाहिए, पूरा हाथ नहीं हिलाना है। आइडियली ऐसे कि जस्ट मूव, इट्स एन आर्ट, ब्रशिंग इज एन आर्ट। सिर्फ रिस्ट मूवमेंट करनी है जितना जेंटल, क्योंकि आपका पर्पस क्या है ब्रशिंग का, कि जो सॉफ्ट लेयर दांत के ऊपर है उसको रिमूव करना है।
आपकी जो दांत की इनेमल की लेयर है उसको नहीं रिमूव करना है, सेंसिटिविटी को नहीं आपने वो इंक्रीज करना है, आपको सिर्फ जो सॉफ्ट बैक्टीरिया सॉफ्ट लेयर की फॉर्म में उनको रिमूव करना है। तो अगर आप नॉर्मल ब्रशिंग टेक्निक पे ध्यान दे सकते हैं, नॉर्मल सिर्फ रिस्ट मूवमेंट पे जेंटली ब्रश कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर normal manual toothbrush. Both are equally effective, I'll say. Okay. Thank you so much, Dr. Pooja. Should we now open the floor for Q&A? Right. I'm open for question answers. Thank you. Vikram ji, आपने अपना हाथ उठाया है. Would you like to unmute yourself and ask your question? Vikram Singh ji? Actually, couple of questions chat box में है, Dr. Pooja. Okay, we can answer. I can just किरण डालमिया जी ने पूछा है कि उनकी जो डॉटर है वो 6 साल की हैं और उन्होंने ऑलरेडी अपने बेबी टीथ लूज करना शुरू कर दिए हैं. Is there any special care we should take at this moment for her is a question. Okay. तो जो मैं एक थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बताना चाहूंगी. जो इनिशियली प्राइमरी टूथ होते हैं जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं वो आपके 6 महीने में आना स्टार्ट होते हैं, और जो आपके परमानेंट जिनको हम पक्के दांत बोलते हैं जो हम सबके अभी हैं वो आपके 6 साल में आना स्टार्ट होते हैं. तो जो दूध वाले 6 महीने में आ रहे हैं, पक्के 6 साल में आ रहे हैं. तो भगवान ने मतलब वी आर गिफ्टेड फॉर 2 सेट ऑफ टीथ, कि 2 सेट ऑफ टीथ दिए. बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूध के दांत का हमें ध्यान नहीं रखना है. हमें सिर्फ ठीक है, दूध के दांत में बहुत सारे बच्चों की कीड़ा लगा होता है, तो पेरेंट्स का मानना होता है कि दूध के दांत हैं, गिरने ही है, तो वाई टू ब्रश. आई विल से कि 6 महीने में जब पहला दांत आता है तब आप ब्रश करना स्टार्ट कर दीजिए. पहली चीज. 6 साल में आपके जब पक्के दांत आने शुरू होते हैं तो दूध के दांत अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं. स्पेशली जो आगे के आपके दांत होते हैं, तो ये वाले दांत होते हैं आगे के, ये आपके 6 साल में आना शुरू हो जाते हैं. जो फ्रंट अपर टीथ है, फ्रंट लोअर टीथ है, ये दोनों दांत आपके 6 से 7 साल में, 6 से 8 साल लगा लीजिए, 6 से 8 साल में आपके परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं. तो उस टाइम पे जो आपके दूध के दांत है वो अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं. तो 6 साल में अगर आगे के दांत गिर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है. नॉर्मल प्रोसेस में अपने आप दांत गिर रहे हैं, अपने आप नीचे पक्के के दूध जो परमानेंट दांत है वो अपने आप आना शुरू हो जाएंगे. Thank you. Meghna Wag, do you want to ask your question? उन्होंने chat box पे question किया था, right? Yes, ma'am. Ma'am, are we allowed to ask more than one question? Yeah, no Yes. issues. Ma'am, the first question is that अगर किसी का root canneling जो है तो वो हुआ है तो is it the case that it will have any impact on the heart health? नहीं, मैं मिथ पे बात करना चाह रही थी बट टाइम ऑलरेडी बहुत हो गया तो मैं वो टॉपिक मेरा छूट गया. बट अगर आपकी रूट कैनाल बेसिकली ट्रीटमेंट क्या होता है, ओके, मैं आपको एक ये दिखाना चाहूंगी सैंपल. इनिशियली क्या होता है, जब हमारा कीड़ा लगता है तो वो सिर्फ बाहर की लेयर पे होती है. जो दांत की 3 लेयर होती है, सबसे बाहर वाली इनेमल होती है, पीली वाली ये व्हाइट दिख रही है जो इनेमल होती है, जो पीली है वो डेंटिन होती है, और जो अंदर ब्लड वेसल होती है वो पल्प होती है. 3 लेयर होती है. जब इनिशियली आपको कीड़ा लगना शुरू होता है वो सिर्फ इनेमल पे लगता है, सिर्फ बाहर की लेयर पे आएगा. तो आप इसको रिमूव करके यहाँ पे आप सीमेंट फिल कर सकते हैं. तो जो नॉर्मल हम सीमेंट भरते हैं दांतों में, तो मतलब प्रॉब्लम सिर्फ सुपरफिशियल थी, ऊपर की प्रॉब्लम थी, वो हमने सीमेंट भर के सॉल्व कर दी. जब आपका कीड़ा आपकी नीचे वाली लेयर पे, डेंटिन पे या पल्प पे आना शुरू होता है, तब मेजर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है. जब जो सीवियर टूथ पेन होता है, मतलब आपके ब्लड वेसल तक पेन पहुंच गया है, इन्फेक्शन वहां तक पहुंच गया है, तो उस केस में हम रूट कैनाल एडवाइस करते हैं कि अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि नेक्स्ट स्टेप, हम सिर्फ सीमेंट भर के काम नहीं चला सकते क्योंकि पेन आपको होता रहेगा. तो ऐसे केसेस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल का मतलब ये जो रूट होती है, नीचे का जो पार्ट है उसको रूट बोलते हैं, ऊपर का जो पार्ट है ये क्राउन होता है. तो जब रूट कैनाल बोलते हैं, जो कैनाल जो आपको रेड कलर की दिख रही है, तो इसको पूरा क्लीन करके जो ब्लड वेसल्स हैं, हम ये सारी ब्लड वेसल्स निकाल के यहाँ पे गट्टा पर्चा नाम का एक मतलब सीमेंट टाइप होती है, उसकी हम फिलिंग करते हैं. उसके ऊपर फिर हम बाकी जो सीमेंट रेस्टोरेशन करनी है वो करते हैं, फिर क्राउन रिक्वायर्ड है तो वो करते हैं. बट रूट कैनाल का नुकसान कोई नहीं है. अगर आप रूट कैनाल नहीं करेंगे तो वो जो आपका बैक्टीरिया था वो ब्लड के थ्रू आपके हार्ट में जा सकता है. तो अगर आपको ऐसी कोई भी दांत की प्रॉब्लम है कि आपको रूट कैनाल डॉक्टर ने एडवाइस किया है, तो प्लीज जितना जल्दी रूट कैनाल कराएंगे बैक्टीरिया को हम रिमूव कर पाएंगे और वो आपके बाकी शरीर में नहीं फैलेगा.
तो रूट जी। कैनाल का कोई नुकसान नहीं है। मैम बेस्ट टाइम फॉर ब्रेसेस किड्स के लिए मैम? ओके, नॉर्मली जो ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं वो हम 12 के बाद स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे ये परमानेंट टीथ होते हैं, जो हम सेकंड मोलर लास्ट होता है, जो जाड़, अक्कल जाड़ से आगे वाली जो जाड़ होती है, तो वो हमारे 12 साल में आती है, बच्चों में 12 से 13 साल में आती है। तो जब हमारे पूरे दांत आ जाते हैं, अक्कल जाड़ को छोड़ के बाकी जितने भी दांत होने थे, वो दांत जब आ जाते हैं 28 दांत जब आ गए आपके मुंह में, उसके बाद ही हम कोई ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि उससे पहले अगर आप ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, फिर वो नया दांत पीछे से आ रहा है, वो धक्का मार रहा है, तो वो ऑर्थो ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो नॉर्मली जो हम ऑर्थो का जो ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, वो हम 12 के बाद एडवाइस करते हैं। बट अगर आपके बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो मैं कहूंगी 7 से 8 साल में एक बार जाके ऑर्थोडोंटिस्ट, जो हमारा ब्रेसेस वाला डॉक्टर होता है, उसको, या फिर पीडोडोंटिस्ट जो बच्चों वाला डेंटिस्ट होता है, उसको एक बार जाके दिखा ले, तो आपको एक आइडिया लग सकता है हाँ कि फ्यूचर में इसकी ये ट्रीटमेंट हो सकती है, या इसका ये कर, तो आप एक आइडिया पहले, एक रूटीन चेकअप आप पहले करवा सकते हैं। बाकी वो नॉर्मली 12 के बाद स्टार्ट होती है। Thank you. Raghav ji, did you have any question? राघव मैम, मेरा शर्मा जी। हाँ मेघना जी बोलिए। मैम, जो ऑयल पुलिंग होता है, हाउ इफेक्टिव इट इज, एंड एक दिन में एट द मैक्स कितनी बार कर सकते हैं, लाइक? ओके, तो ऑयल पुलिंग का जो कंसेप्ट है, सच बताऊं, मैंने अनुष्का शर्मा से ही सुना है फर्स्ट टाइम। हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है ये कंसेप्ट, क्योंकि दिस इज मोर ऑफ आयुर्वेदा देन द डेंटिस्ट्री, और आई से एलोपैथी। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे उसका वो इंस्टा पे उसने डाला हुआ था एक पोस्ट कि ऑयल पुलिंग कोकोनट ऑयल शी यूजेस, तो उस टाइम ही मैंने फर्स्ट टाइम वो कंसेप्ट देखा कि ऐसा कोई ऑयल पुलिंग का कंसेप्ट होता है। फिर मैंने आयुर्वेदा में थोड़ा रिसर्च किया, तो इट्स बेसिकली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, जिसमें आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल हो सकता है आपका, इवन ऑलिव ऑयल हो सकता है। तो रिफाइंड ऑयल अवॉइड कीजिए, कोई भी जो कोल्ड प्रेस्ड प्योर ऑयल है इन लिटरल सेंस, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इट्स बेसिकली कि उसकी जो कोकोनट ऑयल होता है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, मतलब हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्ट करता है, बहुत सारी जो इन्फ्लेमेशन होती है उसमें भी हेल्प करता है, तो कर सकते हैं। बट हमारी टेक्स्ट बुक में, मतलब एज अ डेंटिस्ट, मैंने कभी किसी को प्रिस्क्राइब नहीं किया है, मैंने खुद कभी यूज नहीं किया है। बट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स दे सजेस्ट कि ऑयल पुलिंग के बेनिफिट हैं। आई से कि नुकसान भी नहीं है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक प्योर फॉर्म में जो भी आपका ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, वो आप मुंह में स्विस कर सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स नॉर्मली बोला जाता है कि आप एक घूंट मुंह में लेके उसको मुंह में घुमा सकते हैं, देन स्पिट कर सकते हैं। उसको इंजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको स्पिट कर सकते हैं। उसके हाफ एन आवर तक कुछ ना खाएं, अदरवाइज वो स्टिक करता है फिर टीथ के ऊपर। तो आप ट्राई कर सकते हैं। एज सच अभी तक इसका और कोई मैम डिसएडवांटेज जी, और जो मैम ब्रेसेस होती हैं वो आफ्टर द एज ऑफ 40 लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं। इनिशियली हम सोचते थे कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बहुत सारे इनविजिलाइन और इतने सारे आ रखे हैं, सिरामिक ब्रेसेस एंड अदर ब्रेसेस। तो एज एज सच इज नॉट अ बिग क्राइटेरिया। आज आप 40 की एज में भी ब्रेसेस लगा सकते हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट 40 में भी हो सकती है। यह है कि बच्चों में कंपैरेटिवली टाइम पीरियड कम लगता है। जितने बड़े हो गए हो, आपकी बोन कैल्सिफाई होगी, तो टीथ मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो जो आपका टाइम ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। बट ट्रीटमेंट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, आप करवा सकते हैं। एंड उससे मैम कोई ऐसा है क्या कि मतलब 40 प्लस में अगर लिया ये, मतलब तो इन दैट नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है। मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि दांतों के रिलेटेड बड़े अजीब अजीब से मतलब अवधारणा, मतलब लोगों में मिथ है कि सबसे बड़ा तो कि अगर डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवाओगे, आप अगर दांत साफ करवाते हो तो आपके दांत गिर जाएंगे। ये उनका मानना है कि अब होता कैसा है कि दांत और मसूड़े के बीच में गंदगी जमा हो गई है, वो कैल्सीफाई हो गई है, हार्ड हो गई है, वहां पे उसने गैप बना दिया है। तो अब डेंटिस्ट उसको रिमूव कर रहे हैं, तो वहां पे टेम्पररी आपको गैप फील होगा, और थोड़ा बहुत आपका दांत भी लगेगा कि हिल रहा है, क्योंकि वो जो पत्थर था, जो गंदगी थी, हमने हटाई है। तो उसको मसूड़े को वापस अपनी जगह में आने में थोड़ा टाइम लगता है। 1 हफ्ता से 10 दिन उसको नॉर्मल मसूड़े की हेल्थ को वापस आने में टाइम लगता है। तो टेम्पररी आपको लगता है कि आपका दांत हिलना स्टार्ट हो गया है, आपको सेंसिटिविटी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। स्केलिंग का कोई नुकसान नहीं है। और एक और फनी चीज जो मैंने सुनी है कि अगर आपका अक्कल जाड़, जो विजडम टूथ है,
अगर वो आप निकलवाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ये तो बहुत ही फनी था कि मैंने आप ऊपर का एक अक्ल जाड़ मतलब विजडम टूथ निकलवाया और मेरी आंखों की रोशनी कम होगी। तो आंखों की रोशनी का और आपके मतलब विजडम टूथ का या अक्ल जाड़ का कोई रिलेशन नहीं है। आप सेफली, अगर आपके डेंटिस्ट ने बोला कि आपको निकलवा लेनी चाहिए तो निकलवा दीजिए, उसका कोई आंखों पे कोई असर होने वाला नहीं है। थैंक यू। राघव जी ने पूछा है कि इज डेंटल फ्लॉस इंपॉर्टेंट या हम स्किप कर सकते हैं इसको अगर हमने ढंग से ब्रश किया तो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ब्रश जो होता है वो हमारे सिर्फ, अब जैसे मैं दिखाना चाहूंगी, ब्रश जब हम करते हैं तो हम सिर्फ ये सरफेस कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो दो दांत के बीच का जो ये है लगा, ये दो दांतों के बीच का जो एरिया है, ये हम ब्रश से कवर नहीं कर सकते। तो जो फ्लॉस होती है बेसिकली थ्रेड फॉर्म में होती है और दो दांतों के बीच में क्लीन करने के लिए होती है। तो जो ये दांत है और ये दांत है, इन दोनों के बीच में जो क्लीनिंग एरिया है वो आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते। तो फ्लॉस इज इम्पॉर्टेंट और आपका 40% दांत का हिस्सा दो दांतों के बीच में होता है। तो जब आप ब्रश करते हैं, कितना भी इफेक्टिव ब्रश करेंगे तो आप 60% ही आपको दांत को साफ कर पाएंगे, 40% स्टिल फ्लॉस करना ही पड़ेगा, तभी आपके दांतों के दो दांतों के बीच का जो हिस्सा है वो क्लीन हो। तो कम हेल्थ की मसूड़ों की हेल्थ के लिए फ्लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और डीप क्लीन करना, ये तीनों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल हेल्थ के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक और चीज मैं ऐड कर सकती हूँ, माउथ रिंसेस मेरा पर्सनल फेवरेट है, सलाइन, वार्म सलाइन रिंसेस। तो गुनगुने पानी में नमक डाल के अगर हफ्ते में या फिर 3-4 दिन में एक बार 2 बार कर लें तो उससे भी क्या रहता है, नमक जो रहता है एंटीबैक्टीरियल होता है एंड जो टेम्परेचर होता है वो एंटीवायरल होता है। तो वो चीजें आपके मुंह के स्वास्थ्य को ठीक रखती हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिस्ट्रिन यूज कर सकते हैं या कोई और माउथ रिंस यूज कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए जो भी आप माउथ वॉश यूज कर रहे हैं उसमें अल्कोहल ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो माउथ वॉशेस होते हैं उनके अंदर अल्कोहल होता है। अगेन उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, आपका मुंह सूखा हो सकता है, वो नुकसान करता है। तो बेस्ट है कि आप नॉर्मल गुनगुना पानी करके नमक करके उसके कुल्ले कर सकते हैं, गरारे कर लीजिए, गला भी ठीक रहेगा आपका। तो ये भी आप चीज ऐड कर दे। ब्रश करनी है दोनों टाइम, टंग क्लीन करनी है रात को सोने से पहले, क्योंकि जो 90% जिनके मुंह में बदबू आती है ना, उसका रीजन है कि आपने दांत तो चमका लिए पर जीभ आपकी साफ नहीं है। तो 90% जो आपके मुंह की स्मेल है वो जीभ आपकी गंदी है इसलिए आती है। तो रात को सोने से पहले जीभ अपनी साफ करके सोए तो आपकी जो ब्रेथ होगी सुबह सुबह, जो गंदी बदबू की प्रॉब्लम है मुंह की, वो सॉल्व। तो डॉक्टर पूजा, मैंने सुना है कि लिस्ट्रीन में काफी सारे केमिकल्स होते हैं एंड दिस इज व्हाट आई हर्ड इन अनदर टॉक कि वो नहीं मतलब अवॉइडेबल है। इज दैट, आई मीन आपके हिसाब से इज लिस्ट्रीन गुड और नॉट? क्योंकि बहुत सारे लोग यूज करते हैं टू जस्ट फ्रेशन देयर ब्रेथ, राइट? सो एक्चुअली क्या होता है कि अगेन वही चीज है, अल्कोहल वाली बात। मोस्ट ऑफ द जो भी जितने कमर्शियली अवेलेबल माउथ रिंसेस या माउथ वॉश है, 60-70% में आपका अल्कोहल एक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि अल्कोहल में बहुत सारे केमिकल को डिसॉल्व करना इज इजी। तो टू मैन्युफैक्चर इट इज इजी, उनको होल्ड करके डिफरेंट इंग्रेडिएंट को इट बिकम इजी कि वो ऐड करें उसमें। बट अगेन अल्कोहल का डिहाइड्रेशन की वजह से इट इज मोर हार्मफुल देन द गुड। तो आई से अगर आपको कोई भी माउथ वॉश यूज करना है, जस्ट चेक कि जैसे लिस्ट्रिन में भी लिस्ट्रिन हाइड्रो करके आता है, तो दैट इज वाटर बेस्ड, दैट इज नॉट अल्कोहल बेस्ड। वो 100% वाटर बेस्ड है, आप यूज कर सकते हैं। या फिर नॉर्मल जो मेरा हॉट फेवरेट है कि हमेशा सलाइन रिंसेस कीजिए, सलाइन वाटर एंड उसमें नमक डाल के एंड देन गो फॉर। रेणु कुमारी जी, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। नहीं आंटी मेरे 2 क्वेश्चंस थे। आंटी ये दांत होते हैं आंटी, वो टेढ़े मेढ़े क्यों उगते हैं? ओके तो जैसा मैंने कहा था कि भगवान ने हमें 2 सेट ऑफ टीथ दिए हैं, एक दूध के दांत दिए हैं, एक परमानेंट दांत दिए हैं। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब परमानेंट दांत आने ही है तो अपने दूध के दांत को मतलब क्यों सफाई रखनी है, उनकी ब्रश क्यों करनी है। तो बहुत सारे लोग मतलब ऐसे तो मैंने बहुत सुने कि दूध के दांत है, गिरने ही है तो उनको साफ क्यों रखना है। तो भगवान ने कोई चीज दी है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस जरूर होता है, ठीक है। तो जो इनिशियली हमारा मुंह का जबाड़ा होता है उसका साइज छोटा होता है बच्चों में, तो इसलिए जो हमारे इनिशियल दांत होते हैं वो छोटे होते हैं और जो बाद के दांत आते हैं वो बड़े दांत आते हैं। बट बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो दूध के दांत होते हैं उसमें कीड़ा लग जाता है,
उसकी वजह से वो दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो आइडियली इनकी एक सीक्वेंस होती है कि हाँ इस दांत का ये टाइम है 6 से 7 महीने में गिरेगा, ये 6 से 7 साल में गिरेगा, ये 8 साल में गिरेगा। अगर उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दांत गिरते हैं तो जो परमानेंट दांत है, उसको टाइम और जगह मिल जाती है कि इस जगह पे ही मुझे आना है, तो वो नॉर्मली अपनी जगह पे आते हैं। बट अगर आपके दांत समय से पहले अगर दांत आपके गिर जाते हैं तो जो पक्के दांत आते हैं उनको रास्ता नहीं मिलता कि किस साइड आना है, तो नॉर्मली उसकी वजह से वो दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। जैसे आपका आगे का दांत गिर गया तो पीछे का दांत जब पक्के वाला आएगा तो वो शिफ्ट करके आगे शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि उसको आगे जो दांत आना था वो तो आया नहीं, पीछे वाला पहले आ गया। तो जो प्रॉपर ऑर्डर में अगर आपके दांत नहीं आए, पहले पीछे वाले पहले आ जाते हैं, तो वो धक्का लगा लगा के आगे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से टेढ़े मेढ़े शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके मुंह आप जो कहते हैं दूध के दांत है, उसको आप प्रॉपर 6 साल तक, 7 साल तक, 10 साल तक मेंटेन करके रखते हैं, तो जो पक्के दांत आएंगे वो अपनी जगह पे आएंगे। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी दूध के दांत टाइम से पहले गिर गए, जिसकी वजह से आपके पक्के दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। दूसरा जेनेटिक भी होता है कि फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में पेरेंट्स के टेढ़े मेढ़े दांत थे, तो चांसेस आर हाई कि आपके भी टेढ़े मेढ़े ही आने वाले हैं। तो बहुत सारे रीजंस ये भी हो सकते हैं इसके टेढ़े मेढ़े दांतों के। थैंक यू आंटी। और आंटी सेकंड क्वेश्चन इज, आंटी मेरे छोटे भाई का आंटी कैविटीज है, तो आंटी उसको मेंटेन कैसे रखें? ओके, तो अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि ब्रश पता है कब स्टार्ट करते हैं वो लोग, कि जब 6 साल में पक्का दांत आएगा तब ब्रश करना शुरू करेंगे। एज ए डेंटिस्ट हम बोलते हैं कि जब आपका पहला दांत आ जाता है 6 महीने में आपको ब्रश करनी स्टार्ट करनी है। मेरा 2.5 साल का बेटा है, मैंने उसको 6 महीने में लिटरली ब्रश करना स्टार्ट कर दिया था। अब लोग कहते हैं कि इतना छोटा बच्चा है 6 महीने का, तो फिर वो खुद से ब्रश कैसे करेगा? खुद से ब्रश करने की जरूरत नहीं है, फिंगर ब्रश आती है, उंगली में आप ब्रश को डाल के आराम से डाल के और खुद करवा सकते हैं बच्चे को ब्रश। बच्चा इनिशियली थोड़ा टाइम लेता है, बट जब आप बच्चे के सामने ब्रश करेंगे ना, वो खुद भी इसको इंटरेस्ट आता है कि हाँ पेरेंट्स कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। तो जब पहला दांत आना शुरू होता है 6 महीने में, तब से ब्रश अगर आप करेंगे, तब से उसको मेंटेन रखेंगे, मुंह की सफाई रखेंगे, तो आपको कीड़ा लगने के बहुत कम चांसेस हैं। और अगर आपके दांत को ये मिल्क टूथ है, दूध का दांत है, उसमें कीड़ा अगर लग जाता है तो प्लीज पीडोडोंटिस्ट जो बच्चों का डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट होता है, उसके पास जाके उसको उसके अंदर फिलिंग जो हम बोलते हैं ना कि रेस्टोरेशन या फिलिंग करवा लीजिए। उसको ऐसा ही छोड़ेंगे तो जो आपका पक्का दांत नीचे आ रहा है, आपको पता है जो पक्का दांत होता है वो दूध के दांत के जस्ट नीचे आ रहा होता है, तो जब यहाँ पे इन्फेक्शन है तो यहाँ पे इन्फेक्शन जाएगा ही जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जो पक्के दांत आते हैं ऑलरेडी उनमें कीड़ा लगा होता है। क्यों? क्योंकि आपके दूध के दांत में लगा होता है और वो वहां से नीचे चला गया है। तो अगर कीड़ा अभी आपको लगा, मतलब आपके भाई को लगा हुआ है, तो उसको डेंटिस्ट के पास जाके उसकी फिलिंग करवा लीजिए ताकि रूट कैनाल तक नौबत ना जाए। क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो फिर रूट कैनाल भी करना पड़ेगा। और बच्चों में भी रूट कैनाल होता है, ऐसा नहीं सिर्फ बड़ों में रूट कैनाल होता है, बच्चों में भी रूट कैनाल होता है। आंटी 2RCT तो होगी? 2RCT होगी? Thank you, auntie. थैंक यू आंटी। वेलकम। Dr. Pooja, So cute, right? Dr. Pooja, can you hear me? Right, I can hear you. हाँ, मेरे 2 छोटे-छोटे क्वेश्चंस है। हाँ जी। एक तो है कि आई एम यूजिंग इंटरडेंटल ब्रश, और अभी मैंने नोटिस किया कि दांतों के बीच में जो गैप है वो बढ़ रही है, तो इज दैट बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ इंटरडेंटल ब्रश? नहीं, और जो भी हमारे टूल्स हैं टू मेंटेन द ओरल हाइजीन, उनसे कभी नुकसान नहीं होने वाला। आपकी टेक्निक में कहीं ना कहीं इशू है कि आप प्रॉपरली वो एरिया क्लीन नहीं कर पा रहे। देखो मसूड़ों का काम क्या होता है? दांत को पकड़ के रखना अपनी जगह पे, ठीक है? अगर आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे तो दांत अपनी जगह से हिलने वाले नहीं है। अगर आपके दांत में गैप आ रहा है, दांत हिल रहे हैं अपनी जगह से, मतलब मसूड़ों की पकड़ कमजोर हो गई है। और मसूड़ों की पकड़ कमजोर कब होती है? जब उनमें कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो मतलब वहां पे आपकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। तो फ्लॉस करते रहिए या फिर इंटरडेंटल ब्रश कर रहे हैं आप, वेरी गुड, यूज करते रहिए। कहीं ना कहीं टेक्निक में ऐसे डेंटिस्ट से नहीं, आगे की दोनों दांत में, आगे की दांत में मैंने नोटिस किया कि थोड़ी गैप आ रही है, स्पेसिंग हो रहा है। हाँ जी, वो इसीलिए कह रही हूँ कि हाँ जी, वो आपके मसूड़े कहीं ना कहीं कमजोर है, मतलब मसूड़ों में कुछ इन्फेक्शन है, वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि मसूड़े दांत को पकड़ के रखते हैं। अगर आपके दांत गैप आ रहा है, मतलब मसूड़े अपनी पकड़ छोड़ रहे हैं, वो टाइटली पकड़ के नहीं रख पा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो गैप हो सकता है क्या? हाँ जी, क्यों? तो उसकी वजह से कि आप ब्रश तो यूज कर रहे हैं,
बट कहीं ना कहीं टेक्निक इफेक्टिव नहीं है। आप प्रॉपरली ब्रश, इंटरडेंटल ब्रश आपने लिया है तो एक बार डेंटिस्ट से क्लैरिफाई भी कर लें कि कैसे यूज करना है उसको। तो अगर प्रॉपरली यूज करेंगे तभी वो 100% इफेक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। प्लस आप ओरल रिंसेस, जो मैं सलाइन रिंसेस कह रही थी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 3-4 बार कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी जो मसूड़ों की हेल्थ है वो बेटर होगी। अगर मसूड़े स्वस्थ होंगे तो दांत कहीं नहीं हिलने वाले हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके, वेल मोहित जी, आपका एक सवाल था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मेरे नीचे वाले जो 4 दांत हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। खराब मतलब मैं जैसे कुल्ला करती हूँ या मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद जब कुल्ला करती हूँ तो उनसे ब्लड आता है, और ब्रश करने के बाद भी जब मैं कुल्ला करती हूँ तो ब्लड आता है। पानी पीती हूँ, उसके जैसे मैं कुल्ला करूंगी तो मेरे मुंह से ब्लड आता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, मतलब मसूड़ों में खून आ रहा है, मतलब आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं है। पहला सिम्टम, सीधा सिंपल है कि अगर खून आ रहा है तो मतलब वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ क्यों नहीं है? कि वहां पे कचरा इकट्ठा हो रहा है दांत की और मसूड़े के बीच में। आप ब्रश कर रहे हैं बट आप अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपने इतना टाइम हो गया कि वो जो सॉफ्ट प्रॉब्लम थी, वो जो सॉफ्ट बैक्टीरिया की प्लाक लेयर थी, वो अब हार्ड हो गई है। अब वो हार्ड हो गया, आप कितनी भी ब्रश करें वो हार्ड चीज नहीं हटने वाली है। आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसको क्लीन करवाना ही पड़ेगा, जिसको हम स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग बोलते हैं। तो आपको एक बार डेंटिस्ट के पास जाके वो स्केलिंग करवा लेनी चाहिए। जितना जल्दी करवाएंगे उतनी जल्दी वापस मसूड़े वापस अपना टाइम लेके ठीक होना स्टार्ट होंगे। ब्लीडिंग नॉर्मल हेल्दी गम्स में कभी नहीं होती है। मतलब मैम, अब गम एक और मुझे पूछना है इन्हीं दांतों का। ये जो दांत हैं 4, इनमें से जो 2 दांत हैं वो मेरे दोनों टीथ ऐसे हो गए हैं कि वहां से टूटने लगे हैं, टूट टूट कर झड़ने लगे हैं। मेरी जो टंग है, जीभ है, बार बार उन पे जाती है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है सीरियसली कहे, मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ कि अगर डॉक्टर के पास स्केलिंग कराने जाऊंगी तो ऐसा तो नहीं कि ये दांत मेरे बिल्कुल टूट जाएंगे, और फिर मैं समझ नहीं पा रही हूँ मतलब। नहीं, डॉक्टर दांत नहीं तोड़ेंगे आपके, डॉक्टर बचाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार जरूर डेंटिस्ट को दिखा लीजिए। बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो हो सकता है कि वहां पे कोई कीड़ा लगा हो जिसकी वजह से वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि आपके कैल्शियम का अमाउंट भी, अगर आपके दांत स्ट्रांग इनफ नहीं है, वहां पे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी दांत थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। बट आई विल से कि एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर दिखा लीजिए, तो एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा देखने के बाद कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। बट डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो प्रॉब्लम उतनी बढ़ती रहेगी। तो प्लीज एक बार चेक करवा लीजिए। कुछ भी रीजन हो सकता है कि वहां पे कोई कैविटी है, या फिर आपके बाकी टूथ का भी कैल्शियम अमाउंट कम है, कि क्या रीजन है, वो एग्जैक्ट रीजन देखने के बाद ही बता सकते। मैम, अभी जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ तो उससे पहले मैं क्या प्रिकॉशन ले लूँ इतने, जैसे नहीं जा पा रही हूँ अभी फिलहाल तो डेंटिस्ट सोच लिया जाना ही नहीं है। नहीं जाना है मैं, बट प्रिकॉशन देखिए, हाँ जी हाँ जी, प्रिकॉशन तो वही है कि हमेशा ब्रश तो करते ही रहो। कुछ भी इशू आपको ब्रश तो कंटिन्यू रखना ही रखना है। सिर्फ सॉफ्ट ब्रश कीजिए, आप एक्सेसिवली हार्ड प्रेशर नहीं लगाना, ठीक है। जितना जेंटली आप रख सकते हैं, सॉफ्ट ब्रिसल वाला, सॉफ्ट वाला जो टूथब्रश आता है वो यूज कीजिए। हल्के हाथ से ब्रश करते रहिए। एंड अपना कैल्शियम का इंटेक बढ़ा सकते हैं कि आप दूध वगैरह, घी वगैरह अच्छे से लेते रहिए। डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये सलाइन रिंसेस जो मैं बोलती हूँ, हर एक बोलती हूँ कि आप पानी, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते रहिए, तो मसूड़े ठीक रहेंगे, तो दांत को एटलीस्ट पकड़ के रखेंगे। मैम, आपने भी एक वर्ड यूज किया था, फ्लॉज। हाँ जी। मैम, फ्लॉज मींस? फ्लॉस इज बेसिकली टूथब्रश के साथ की चीज। मतलब एक होता है टूथब्रश, आगे का दांत साफ कर दिया। फ्लॉस होता है जो एक थ्रेड जैसा होता है, एक रस्सी सा जैसा होता है, थ्रेड जैसा। उसको 2 दांतों के बीच में ऊपर नीचे करना होता है। तो दांतों के जो 2 दांत है, इनके बीच का हिस्सा है, इसको साफ करने के लिए होता है। तो वो भी आप डेफिनेटली फ्लॉसिंग भी कर सकते हैं, तो 2 दांतों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। अनिल कुमार जी, आपका कोई क्वेश्चन था? अनिल कुमार जी। मेघना, you had another question? हाँ मैम। मैम, after how many days should we change the brush? नाइस क्वेश्चन। आइडियली हम लोग बोलते हैं कि हर 3 महीने में टूथब्रश चेंज करना चाहिए।
3 महीने में कर लें वेल एंड गुड, बट कुछ लोग अगर बहुत हार्ड ब्रश करते हैं, अगर आप बहुत प्रेशर लगा के ब्रश करते हैं, तो जो ब्रिसल्स हैं आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो आप जल्दी भी कर सकते हैं। आप जब टूथब्रश को देखते हैं तो आपके अगर जो ब्रिसल्स होते हैं, जैसे ये टूथब्रश है, इसके जो ब्रिसल्स हैं, ये इनको बोलते हैं ब्रिसल्स, तो ये अगर अभी नॉर्मल अलाइंड है, अभी ये बिल्कुल नॉर्मल है, तो ये अभी इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब भी बिल्कुल फ्रेड हो जाते हैं, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े तिरछे मिर्चे गिरने शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन में अगर 3 महीने भी नहीं हुए हैं, तो उससे पहले भी आप चेंज कर सकते हैं। तो एज सच कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपकी ब्रश की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगर ब्रश जल्दी खराब हो रहा है तो उसको जल्दी भी चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। और मैम अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसके लिए और कोई फूड्स हैं जो कि मतलब आप बता सकते हैं? डाइटिशियन का क्वेश्चन जाना चाहिए ये। लैक्टोज इंटॉलरेंस में सॉरी टू हेल्प, बट डाइटिशियन एक अच्छे से आंसर दे पाएगा आपको इससे रिलेटेड, लैक्टोज इंटॉलरेंस। डॉक्टर पूजा, बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्पाउसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के ब्रश से ब्रश कर लेते हैं, मतलब इट इज आई वेरी थिंक रिस्की। सो आई मीन हाउ लगता है कि यार चलता है, साफ तो कर लिया अभी, मतलब कर लो, इज दैट इवन नहीं रेकमेंडेड? मैंने इनिशियल लेक्चर में बोला था कि हमारे मुंह में मोर देन 700 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। मेरे अंदर 30 to 50 अलग टाइप हो सकते हैं, आपके अंदर 30 to 50 अलग टाइप्स के बैक्टीरियाज हो सकते हैं। तो जब आप, हाँ जी, तो रिस्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियाज हो सकता है कि वो बैक्टीरिया मेरे मुंह में नहीं था, बट मेरी ब्रश पे गया एंड ब्रश से स्पाउस को चला गया। तो Right. इट इज नॉट एडवाइजेबल कि किसी का भी, नॉट इवन बच्चे का भी नहीं, स्पाउस का भी नहीं, किसी का भी ब्रश नहीं यूज करना है। ब्रश हमेशा अपना अलग होना चाहिए, एंड ब्रश की भी प्रॉपर केयर रखनी होती है। उसको हमेशा प्रॉपर ड्राई प्लेस में रखिए, उसको हमेशा वेट या फिर कवर करके मत रखिए, कि जितना वेट कंडीशन में रहेगा उतने बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो उसको पूरे हमेशा दिन ड्राई, बाहर होता है तो वो क्या डस्ट नहीं अट्रैक्ट करता, मतलब क्योंकि वो बाहर ही होता है पूरे टाइम एंड इतना पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है हमारा, तो क्या मतलब इज इट स्टिल सेफ? क्योंकि आजकल जो नए ब्रश आते हैं वो प्लास्टिक के उसमें आते हैं, यू कवर दैट, हमें लगता है कि वो क्लीन है, बट आप कह रहे हो कि उसको कवर करके नहीं रखना है, तो इसलिए हम कंफ्यूज। हाँ, देयर आर टू थिंग्स। जब हम, एक तो हम नॉर्मली जब ब्रश करके रखते हैं, जो हमारा बाथरूम एरिया होता है दैट इज वेरी क्लोज टू टॉयलेट एरिया, जब भी फ्लश करोगे तो जो बैक्टीरिया फ्यूम्स निकलते हैं वो आपकी ब्रश से स्टिक कर सकते हैं। वन थिंग इज दैट। एंड जो दूसरा कवर वाली बात है, आइडियली जब तक आपकी वेट है ब्रश तब तक कवर नहीं करना है, आइडियली फॉर 1 hour और हाफ, अगर पॉसिबल है उसको किसी सनी एरिया में रख दीजिए जहाँ पे प्रॉपर धूप आ रही है। उसको अगर एक बार जब वो प्रॉपर ड्राई हो गया उसके बाद आप कवर कर सकते हैं, उसके बाद कवर करने का इश्यू नहीं है, बट वो वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए। अगर वो वेट है फिर अगर आप कवर करते हैं तो फिर बैक्टीरिया जनरेट होते हैं। अगर आपने उसे प्रॉपर ड्राई कर दिया है हाफ एन आवर 1 hour, इफ इट इज डिपेंड आपकी वो सनलाइट कितनी आ रही है उस एरिया में, तो अगर वो प्रॉपर ड्राइड है देन यू कैन कवर इट, देन इट्स नॉट एन इशू, तब उसको रख सकते हैं। में तो यूजुअली हमारे सनलाइट्स होती नहीं है, राइट? आई मीन इट इज, सो आई डोंट थिंक एनी ऑफ आवर बाथरूम्स हैव सनलाइट, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स एक विंडो होती है बट जनरली कवर्ड होता है सब, सो इट्स बेटर इंटरेस्टिंग। यूज एटलीस्ट एग्जॉस्ट फैन को मैक्सिमम टाइम यूज रखिए, ताकि जो Exhaust अंदर के जो फ्यूम्स हैं, ओरल बैक्टीरिया जो वो निकल हवा में है, एटलीस्ट दे विल गो आउट, एटलीस्ट उतना कर सकते हैं। थैंक यू। कानन, you had a question? Hello, Dr. Anjali. First of all, you're having wonderful smile. And thank you for the amazing session. I mean, a lot of information that you have given, and ये सारी चीजें हमें पता होती है, but we never make use of it. So thank you so much. And my question is, my dad is a dementia patient. So how can we take care of his teeth? Because it's very difficult. I can see that, tooth decay हो रहा है उनका. Many other problems are coming, like yellow tooth हो रहे हैं, and sensitivity भी है, but he cannot breastfeed. So डेफिनेटली ऐसे What- पेशेंट्स में लाइक आइदर आप उनको ब्रश करवा सकते हैं मैनुअल लेके भी, या बेस्ट है ऐसे पेशेंट में भी एडवाइस इलेक्ट्रिक टूथब्रश, क्योंकि उसको यूज करना इज इजी इन सच पेशेंट्स कि आप जस्ट होल्ड करके टेक इट क्लोजर टू द पेशेंट्स टीथ एंड वो अपने आप ऑसिलेट करती है एंड वो ब्रिसल्स मूव करते हैं, तो इट्स ईजियर टू क्लीन। तो आप इस केस में इलेक्ट्रिक टूथब्रश, आई से कि इट विल बी बेटर, इजी, आई से कि इजी होगा उसमें ब्रश करवाना।
बट ब्रश का ऑल्टरनेटिव नहीं है, यू हैव टू ब्रश, आपको करवाना पड़ेगा या आपकी जो भी हेल्प है वहाँ पे उनको करवाना पड़ेगा, बट ब्रशिंग इज वन थिंग, वो आपको करना ही करना है, आइदर गो फॉर इलेक्ट्रिक और मैनुअल, जैसे भी आप करवा सकते हैं, पॉसिबल है। एंड सलाइन रिंसेस का अगर पॉसिबल है कि वो कुल्ला कर सकते हैं तो वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगेन मेरा मानना है कि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, इजीली अवेलेबल है, साइड इफेक्ट नहीं है इसका कोई एज सच, एंड इट इज हेल्पफुल ओरल हेल्थ को रखने में। तो ये आपको ब्रश तो करवानी ही पड़ेगी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास है ही नहीं। एंड दूसरा ही सलाइन रिंसेस आप कंटिन्यू रख सकते हैं, एटलीस्ट ये दो चीजें भी आप रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है सॉल्व। अगर ऑलरेडी वहां पे डिके है, ऑलरेडी कैविटी हो गई है, तो उस केस में आपको वो रेस्टोरेशन डेंटिस्ट के पास जाके करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि टूथ कोई ऐसा सेल्फ हीलिंग नहीं है वहां पे कि अपने आप हील कर जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो आपको प्रोफेशनल के पास जाके उसमें जो भी फिलिंग है, आरसीटी है, वो आपको करवानी ही पड़ेगी। जितना जल्दी करवाएंगे बैक्टीरिया लिमिटेड रहेंगे, नहीं तो वो फिर स्प्रेड आउट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, तो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। And does the toothpaste matters? Like आजकल तो इतने सारे toothpaste आने लगी है, तो वो तो is a big question, like which one to use, even for everybody, for all of us. So पता नहीं क्या क्या है, so white, so डिपेंड आपको चाहिए क्या अपने दांतों से। अब किसी को व्हाइट चाहिए दांत की, मुझे मेरे बिल्कुल व्हाइट चमकते हुए दांत चाहिए, तो गो फॉर टूथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, बट आई विल से कि गो फॉर मिक्स ऑफ ऑल। एक टूथपेस्ट को बहुत टाइम तक मत यूज करो। अगर आप व्हाइटनिंग टूथपेस्ट बहुत लंबे टाइम तक यूज करेंगे तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में जो एब्रेसिव एलिमेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ताकि आपकी जो ऊपर की बाहर की परत हट जाए और दांत व्हाइट हो जाए, ठीक है। बट आप अगर उसको बहुत लंबे टाइम तक 6 मंथ और 1 ईयर तक यूज कर रहे हैं तो चांसेस आर हाई कि सेंसिटिविटी इश्यूज हो सकते हैं। तो आई ऑलवेज से कि गो फॉर मिक्स ऑफ इट, कि एंटी बैक्टीरियल आप यूज कर सकते हैं फॉर अ मंथ और 2 मंथ, एंड देन अगर आपको लग रहा है कि व्हाइटनिंग भी होना चाहिए बीच में, तो आप फॉर अ मंथ बीच में टूथ व्हाइटनिंग वाला यूज कर सकते हैं। फिर आपको बीच में लग रहा है कि नहीं हर्बल वाला यूज करना है मुझे, तो गो फॉर हर्बल। तो मिक्स ऑफ ऑल आई से, पर ब्रांड आई ऑलवेज से कि गो फॉर समथिंग गुड, की ओरल बी, कोलगेट और सेंसोडाइन। सो उनका कैसे रहता है, दे हैव डन देयर रिसर्च प्रॉपरली कि इंग्रेडिएंट का अमाउंट कंट्रोल्ड होता है। कई लोग जो लोकल ब्रांड्स होते हैं वो एब्रेसिव का अमाउंट बहुत इंक्रीज कर देते हैं, तो फॉर टाइम बीइंग तो दांत वाइट एंड चमकने लग जाते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेंसिटिविटी के इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ, कि थोड़ा सा इन ब्रांड्स में से यू कैन चूज, बट इट्स बेटर कि गो फॉर अ मिक्स ऑफ थिंग। And last question, salt water gargling, can we do it every day? Is it okay? बिल्कुल बिल्कुल, until unless you're hypertensive और उसको आप ingest ना कर जाए, swallow ना कर जाए। Yeah. In that case, that salt can be harmful, कि आप hypertensive हैं, मतलब PP हाई रहता है, and already डॉक्टर ने restricted नमक बोला होगा, and उस केस में आप saline resist कर रहे हैं कि डेंटिस्ट ने बोला था कि करो, and then उसको swallow भी कर रहे हैं, तो don't blame me, उसको स्पिट आउट करो। और या फिर अगर हाइपरटेंसिव है तो थोड़ा सा सॉल्ट का अमाउंट मिनिमम एंड स्पिट इट आउट, उसको अंदर swallow नहीं करना है, अदरवाइज इसका एज सच कोई नुकसान नहीं है। Thank you, appreciate. डॉक्टर पूजा, आई एम सो सॉरी, 45 मिनट्स ऑलरेडी हम एक्सीड कर चुके हैं, आपने इतना टाइम दिया है, थैंक यू। इफ यू अलाउ मे बी वन लास्ट क्वेश्चन, सुनीता जी, आप शायद लास्ट क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे तो। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मेरे को ना गम्स में ना हर 6 महीने में बार बार सूजन आ जा रहा है, और जब भी सूजन आ रहा है हर बार डेंटिस्ट को दिखाया है, उन्होंने बार बार स्केलिंग भी किया है, हर बार ब्रश भी चेंज हुआ है, एक कुछ कोई एस्ट्रीगम करके कोई उन्होंने मुझे पेस्ट है वो लगा, पेस्ट भी दिया है, हाँ जी, मसूड़ों में करना है, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। हर 3 महीने 4 महीने बाद बार बार हो रहा है ये प्रॉब्लम। देखो कैसा होता है ना कि आप डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने पूरा क्लीन कर दिया, ठीक है, क्लीन करने के बाद जो आपकी वहां पे जो कहेंगे कि जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया था, जो बैक्टीरियाज इकट्ठे हो गए थे, उस टाइम फॉर टाइमिंग 7 दिन या 10 दिन के लिए वहां पे गैप आ जाता है, ठीक है, दांत और मसूड़े के बीच में वो गैप आ जाता है जब हम वो कूड़ा वहां से हटाते हैं। तो अगर आप उसके बाद आपकी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर नहीं है, जो मैं अभी बात कर रही थी, आप ब्रश अगर प्रॉपरली नहीं कर रहे, तो वो जो गैप है जहाँ पे जगह खाली हुई है वहां पे कचरा जाना फिर शुरू हो जाएगा, फिर से वहां पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, साइकिल रिपीट होती रहेगी। आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो टाइम बीइंग के लिए ठीक होगा, बट आफ्टर ऑल जो फाइनली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ब्रशिंग टेक्निक। क्या आप ब्रश ठीक से कर रहे हैं? ब्रश करना एक चीज है, और ब्रश का जो काम है वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो जो ब्रशिंग टेक्निक मैंने बताई, आई होप आप अगर वैसा ट्राई करेंगे तो ये प्रॉब्लम बार बार नहीं होगी। एंड उसके अलावा आप सलाइन रिंसेस ट्राई कर सकते हैं, फ्लॉस यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके दांतों के बीच का एरिया क्लीन नहीं हो रहा है, तो बैक्टीरियाज तो हैं वहां पे, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन 100% ठीक नहीं होगा खाली ब्रश करने से। तो फ्लॉस आप साथ में ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट वो ये दिन में 2 बार नहीं कर पा रहे हैं, फ्लॉस 1 बार भी चलेगा, कि दिन में आप 1 बार ब्रश, 2 बार ब्रश कर रहे हैं, 1 बार फ्लॉस कर रहे हैं, और उसके अलावा टंग क्लीन कर रहे हैं एंड सलाइन रिंसेस। चारों का कॉम्बिनेशन एक बार आप करके दीजिए एंड ब्रशिंग टेक्निक पे फोकस कीजिए। एक बार आप अपने जिस भी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं वहां पे भी एक बार उनसे टेक्निक समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली करना कैसे है, क्योंकि आप सिर्फ करना और ढंग से करने में फर्क हो जाता है। उसकी वजह से जो साइकिल रिपीट होती है, हम डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने 100% क्लीन कर दिया, बट उसके बाद वापस हमारी टेक्निक खराब है, तो वापस वो कचरा वहां पे इकट्ठा होता ही रहेगा, वो परमानेंट सोल्यूशन उसका होगा ही नहीं। तो ब्रशिंग टेक्निक पे थोड़ा सा अपना एक डेंटिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि जब भी नेक्स्ट सेटिंग में जाएंगे। कर रही हूँ, जैसे आप मुझे बता रही हैं, डेंटिस्ट ने भी मुझे ऐसे ही बताया है। और मैम उन्होंने ये जेल दिया है लगाने वाला, ये एस्ट्रिजम करके, इसे भी मैं लगातार लगा रही हूँ, लेकिन इसे लगाने के बाद मेरे को ऐसा फील होता है कि जैसे ना मुंह के अंदर जलन सी हो रही है, और सारे मेरे लिप्स और पूरा ये जो है अंदर का मसूड़ा, साइड में गाल वगैरह, वो सब ना कट जाता है। तो हो सकता है वो जेल आपको सूट नहीं कर रहा, आप जेल की ब्रांड चेंज करके चेक कर सकते हैं एक बार। या आपका शुगर, ब्लड शुगर एक बार आपने चेक करवाया, क्योंकि डायबिटीज वगैरह का कोई इशू नहीं है? नहीं मैम, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। नहीं, क्योंकि कई बार गम का कैसा होता है ना कि हमारी ओरल हाइजीन नॉर्मल है, ब्लड पर हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उसकी वजह से भी गम का इन्फेक्शन मतलब होता है ना कि क्रॉनिकली बार बार आता रहता है। तो नॉर्मली हम जिसका भी जैसे लगता है कि गम इश्यूज 1 साल हो गया जा नहीं रहा है, तो हम ब्लड शुगर भी रिकमेंड करते हैं कि एक बार ब्लड शुगर भी चेक करवा लीजिए। तो नॉर्मल कंडीशन में आप फ्लॉस वगैरह यूज कर रहे हैं? मैं फ्लॉस तो नहीं कर रही हूँ मैं यूज, लेकिन मैं ब्रश कर रही हूँ, 2 ब्रश तो मैं 3 बार भी कर रही हूँ। 2 बार इज गुड इनफ। लाइन वाटर ये भी मैं हर जैसे ही कुछ खाती हूँ ना, हर बार कर रही हूँ। ठीक है, तो 2 चीजें और करके देखिए मेरी तरफ से। आप एक बार फ्लॉस यूज करना शुरू कीजिए, और टंग क्लीन, क्योंकि कई बार रहता है ना कुछ बैक्टीरिया टंग पे भी रह जाते हैं और वो फिर बाद में वापस आ जाते हैं, तो टंग क्लीन करना का भी स्टार्ट कीजिए। ये 2 चीजें एक बार करके देखिए, फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आफ्टर अ वीक और 1 महीना मैं कहूँगी, एटलीस्ट 1 महीना ये नई चीजें टेक्निक ट्राई कीजिए, उसके बाद एक बार मैसेज कीजिए अगर आपको रिलीव नहीं होता है तो। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप सबके लिए हम ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे डॉक्टर पूजा का, एंड अगर आपको और कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है आप उनको ईमेल कर सकते हैं। और ये पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग अगर आप शायद लेट ज्वाइन किए या बीच में आपको जाना पड़ा, या फिर आप किसी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हम आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भी भेज देंगे। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। एंड बाय द वे डॉक्टर पूजा, मैं जब स्क्रीन में देख रही थी मुझे लग रहा था मैं काजोल से बात कर रही हूँ। आई डोंट नो इफ यू हियर्ड, बट मुझे सच में लगा कि आप बिल्कुल काजोल की तरह दिखती हैं। एंड आई हैव अ क्लीन वाइट टीथ, जिनके वाइट अच्छे टीथ नहीं होते, मुझे थोड़ी एलर्जीज फील होती है उनको। सो थैंक गॉड, आई मीन यू हैव लवली टीथ। एंड जिस तरह से आई रियली एडमायर कि आपका जो टोन ऑफ वॉइस है, आपका समझाने का तरीका इतना सिंपल, इतना क्लियर है। आई रियली, डॉक्टर होना एक बात है, बट इतने अच्छे से आपने जो हमें समझाया है और अपनी जो लर्निंग से उसको हमारे साथ कम्युनिकेट और शेयर किया है, उसके लिए रियली हैट्स ऑफ। यू शुड बी एन ओरेटर, बिकॉज आपकी इतनी अच्छी है और इतना क्लियरली आप बात करते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक आई कांट थैंक यू एनफ। थैंक यू सो मच, आई एम ऑन क्लाउड 9। एंड थैंक यू, आपने मतलब 1 घंटे का सेशन लिटरली 2 घंटा बिना मतलब परेशान हुए। आई एम हैप्पी द पीपल आर आस्किंग क्वेश्चन, आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट दे आर गेटिंग इनटू इट कि ओके, ओरल हाइजीन इज समथिंग, वी हैव टू टेक केयर ऑफ ओरल हेल्थ। आई एम सो हैप्पी। We'll keep doing more sessions because obviously बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, सबके क्वेश्चंस भी थे, सब engaged भी थे, वो गए भी नहीं, मैंने थैंक यू स्पीच दे दी उसके बावजूद।